Hello students, I am Yashika and welcome back to your own channel आशीष तिवारी अपडेट्स। आज का वीडियो है रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एग्जाम फोकस्ड वीडियो। इसलिए आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स जिनके डायरेक्टली एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और इस वीडियो में एक स्पेशल गिव अवे भी है आप सभी भी के लिए। वीडियो के बीच में हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, तो जो भी स्टूडेंट्स सबसे पहले और सभी करेक्ट आंसर देगा तो स्टार्टिंग के 3 लकी विनर्स को मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। और विनर मिलते ही हम विनर को तुरंत अनाउंस कर देंगे हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर। तो आप सभी हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखो, स्किप मत करना, क्योंकि गिव अवे का क्वेश्चन किसी भी मोमेंट पे आ सकता है। और सबसे बेस्ट बात, हमारे लेक्चर्स फ्री हैं, तुम्हारे लिए 100% फ्री वीडियो सीरीज़। लेकिन अगर तुम्हें इन्हीं लेक्चर्स के वेल ऑर्गेनाइज नोट चाहिए तो उनके पेड नोट्स भी अवेलेबल हैं, प्राइस भी स्टूडेंट फ्रेंडली है और कॉम्बो पैक में आप लोगों के लिए ऑफर्स भी हैं। अगर आप सिंगल सब्जेक्ट के नोट्स लेते हैं तो उसका प्राइस ओनली 45 रुपीज़ है, एंड अगर आप एक सब्जेक्ट से ज़्यादा के नोट्स लेते हैं तो उसका प्राइस आपको 40 रुपीज़ पर नोट्स के अकॉर्डिंग पड़ेगा। और जिन स्टूडेंट्स का 6 सब्जेक्ट का थ्योरी एग्ज़ाम है, अगर वो अपने ऑल सब्जेक्ट के नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको 5 सब्जेक्ट के नोट्स ही लेना पड़ेंगे और एक सब्जेक्ट का नोट्स आपको फ्री में मिलेगा। ऐसे ही जिन स्टूडेंट्स का 7 सब्जेक्ट का थ्योरी एग्ज़ाम होता है, अगर वो अपने ऑल सब्जेक्ट का कॉम्बो लेना चाहते हैं तो उन स्टूडेंट्स को भी ओनली 6 सब्जेक्ट के नोट्स ही लेने पड़ेंगे और एक सब्जेक्ट के नोट्स आपको फ्री में मिलेंगे। बस एक छोटा सा मैसेज करना है गिवन नंबर पर, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, एंड आपको नोट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश सब्जेक्ट के टॉप 10 मोस्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स, जो तुम्हारे DSOL एग्ज़ाम के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। स्टूडेंट्स, अगर किसी स्टूडेंट को इन्हीं सब्जेक्ट को डीपली पढ़ना होगा तो हमने इनके चैप्टर वाइज वीडियो प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उनको भी जाकर देख सकते हैं और अपनी स्टडीज कर सकते हैं। रेडी, लेट्स बिगिन टुडेस वीडियो। आज की वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, comment in detail on how well developed characters can drive the narrative and engage the reader। आई होप आप सबने चैप्टर्स को थॉरली पढ़ लिया होगा और अपना सिलेबस अच्छे से देख लिया होगा। ये जो आपका क्वेश्चन है ये फर्स्ट चैप्टर से लिया गया है, विच इज़ एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल बाय E.M. फॉस्टर। इस क्वेश्चन में आप लोगों को बताना है कि किस तरीके से जो हमारे कैरेक्टर्स हैं वो हेल्प करते हैं हमारी स्टोरी को ड्राइव करने में, उसका नैरेटिव सेट करने में और उसे इंगेजिंग बनाने के लिए रीडर्स के लिए। और इसके ऑप्शन में ही दूसरा क्वेश्चन है, राइट इन डिटेल अबाउट द पोर्ट्रेल ऑफ नेशन एज मदर इन आनंद मठ। आपको बताना है कि जो आपकी नॉवल है आनंद मठ, उसमें नेशन को एज अ मदर द फिगर किस तरीके से पोर्ट्रे किया गया है। इंट्रोडक्शन के साथ हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा फिक्शन होता है, फिक्शन सिर्फ एक स्टोरी टेलिंग का एक तरीका नहीं है जिससे हम सिर्फ कहानी बताते हैं। फिक्शन इज़ वे मोर देन दैट। फिक्शन वो तरीका है जिससे आप किसी भी इवेंट को, लोगों को, उनके इमोशंस को रियलिटी में उतार सकते हैं। और इन सब में हमारी हेल्प करते हैं जो हमारे कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टर्स आर द सोल ऑफ आर स्टोरी। कैरेक्टर्स हेल्प करते हैं हमारी रीडर्स को डीपली कनेक्ट करने में हमारी स्टोरी के साथ। कैरेक्टर प्लॉट को ड्राइव करते हैं, प्लॉट लेकर के आते हैं किसी भी कहानी में। कैरेक्टर जो हैं किसी टाइम पीरियड के उस इमोशन को, उस टाइम पीरियड के वैल्यूज़ को, उसकी परफेक्ट पिक्चर को रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे रीडर्स के सामने, जो स्टोरी को और भी ज़्यादा इंगेजिंग और एंटरटेनिंग बनाता है। और जो हमारे कैरेक्टर्स हैं वो हेल्प करते हैं हमारे जो लार्जर आइडियाज़ हैं लाइक नेशनलिज्म, फ्रीडम एंड आइडेंटिटी, इन सब को लोगों के सामने रियलिटी में उतारने में। और इसका एग्जांपल हम सब देख सकते हैं, हमारी जो नॉवल है
बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ। इसमें जो हमारा कैरेक्टर है नेशन को एज अ मदर फिगर और एज अ डिवाइन गॉडेस दिखाया गया है, जो हेल्प करता है हमारे रीडर्स को समझने में कि उस टाइम पर किस तरीके से लोगों में यूनिटी लाई गई थी। आगे देख लेते हैं वेल डेवलप्ड कैरेक्टर्स एज नैरेटिव ड्राइवर्स। जो हमारे वेल डेवलप्ड कैरेक्टर्स होते हैं वो हमारी कहानी के नैरेटिव ड्राइवर्स होते हैं, यानी वही हमारी कहानी में नैरेटिव लेकर के आते हैं, हमारी कहानी को स्मूथली आगे बढ़ाते हैं। अकॉर्डिंग टू E.M. फॉस्टर हम देखेंगे जो एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल है, उनकी जो बुक लिखी गई है इसमें बताया गया है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं एक आइडियल नॉवल के, और नॉवल को सक्सेसफुल किस तरीके से बनाया जा सकता है। तो उसमें कैरेक्टर्स को सबसे इम्पोर्टेंट रोल बताया गया है किसी भी कहानी का। E.M. फॉस्टर क्या हमारे कैरेक्टर्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फ्लैट कैरेक्टर्स और राउंड कैरेक्टर्स। जो हमारे फ्लैट कैरेक्टर्स होते हैं वो बहुत ही सिंपल और प्रेडिक्टेबल होते हैं। आप इनको साइड कैरेक्टर्स की फॉर्म में भी समझ सकते हैं कि जिस तरीके से जो स्टार्टिंग में पोर्ट्रे किया जाता है इनको सिंपल एंड इनोसेंट फॉर्म में, वो आगे जा कर के भी बिल्कुल क्लाइमैक्स तक वैसे ही रहते हैं, वो कहानी में ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स लेकर के नहीं आते हैं। पर वहीं पे जो हमारे दूसरे टाइप ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं विच इज़ राउंड कैरेक्टर्स, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं और कैपेबल ऑफ ग्रोथ होते हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आते हैं हमारी स्टोरी में। कॉम्प्लेक्स किस तरीके से होते हैं, हमें स्टार्टिंग में तो बताया जाएगा कि ये कैरेक्टर बहुत ज़्यादा सिंपल है और वो ज़्यादा डाइवर्स नहीं है, पर आगे जा कर के जब कहानी धीरे धीरे स्टार्ट होती है तो एक ट्विस्ट तक पहुंचती है, तो हम लेके आते हैं वही लोग होते हैं जो कहानी में एक कॉम्प्लेक्स प्लॉट लेकर के आते हैं, हमारी कहानी को एक अच्छा एंड देते हैं। जो हमारे E.M. फॉस्टर है वो मानते हैं कि जो राउंड कैरेक्टर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक होते हैं, वो रीडर्स को इंगेज करते हैं टू बिल्ड इमोशंस विद देयर स्टोरी एंड दे हेल्प देम रीडर्स टू गो क्यूरियस अबाउट व्हाट हैपन्स द नेक्स्ट इन द स्टोरी। जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं जितना ज़्यादा हमारा उनका स्ट्रॉन्ग कैरेक्टराइजेशन होगा वो हेल्प करेगा हमारे रीडर्स को इमोशनली उनसे बॉन्ड करने में कहानी से। रीडर्स को लगता है कि जो हमारी लाइफ की कहीं ना कहीं स्टोरी है, कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें भी हमारे इस कैरेक्टर के साथ चल रही हैं, तो इसलिए हमारे जो रीडर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं हमारे कैरेक्टर से और हमारी कहानी से। इसलिए राउंड कैरेक्टर्स हमारे कहानी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर्स होते हैं। अब बताते हैं कि वेल डेवलप्ड कैरेक्टर्स कैसे कैसे होते हैं और क्या क्या उनका इम्पैक्ट पड़ता है हमारी कहानी के ऊपर। तो पहले तो होते हैं हमारे एंकर द प्लॉट, वो प्लॉट लेकर के आते हैं, जो हमारे कैरेक्टर्स हैं वो कहानी को एक नई डायरेक्शन देते हैं, कहानी को एक प्लॉट देते हैं। सेकंड होते हैं रिफ्लेक्ट सोसाइटी। जो हमारे कैरेक्टर्स हैं कई बार वो हमारी सोसाइटी के किसी मोरल पिक्चर को, हमारे कल्चरल वैल्यूज़ को भी रिफ्लेक्ट करते हैं और एक सोशल रिफॉर्म लेकर के आते हैं। थर्ड वन इज़ इनवाइट एम्पैथी। हमारे जो रीडर्स हैं वो कैरेक्टर्स के साथ इमोशनली बॉन्ड कर सकते हैं, इसलिए हमारी कहानी उनको और भी ज़्यादा रियलिस्टिक और इमोशनल लगती है। फोर्थ पॉइंट इज़ सिम्बलाइज लार्जर आइडियाज़। जो हमारे कैरेक्टर्स हैं कहीं ना कहीं वो हमारे जो ब्रॉडर लार्जर आइडियाज़ होते हैं वो उन्हें भी रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे कि नेशनलिज्म और सैक्रिफाइस। और इस सब का जो हमारा एग्जाम्पल है वो बेस्ट एग्जाम्पल है हमारी आनंद मठ जो हमारी नॉवल है। इस सब में नेशन को एज अ मदर गॉडेस जो कैरेक्टर की तरह दिखाया गया है, हम देख सकते हैं कि वो किस तरह तक हेल्प करता है कॉमन पीपल को यूनिटी में बांधने के लिए। सेकेंड पार्ट देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन का, विच इज़ पोर्ट्रेल ऑफ द नेशन एज मदर इन आनंद मठ। जो हमारे नॉवल है आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी थी, वो एक फाउंडेशनल टेक्स्ट है
इंडियन नेशनलिज्म पर बेस्ड। और इसकी जो स्टोरी है वो सेट है 1770s के बंगाल फेमाइन टाइम पीरियड में, और ये इंस्पायर्ड है सन्यासी रेबिलियंस से। जो हमारे सन्यासी रेबिलियंस हैं, इन्होंने ही सबसे पहले जो हमारी जो फाइट है, जो एक रेवोल्यूशन है, वो स्टार्ट करा था अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। बट अनफॉर्चुनेटली इनकी जो ज़्यादा स्ट्रगल है वो हमारे हिस्ट्री में उतनी ज़्यादा कवर नहीं करी गई है, उसे उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिली है, और इसके बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। जो हमारी नॉवल है वो इस्तेमाल करती है हमारे जो नेशन है उसको एज अ मदर इंडिया और एज अ डिवाइन गॉडेस फॉर्म करने में। और जो हमारा जो सॉन्ग है वंदे मातरम, वो इसी नॉवल में लिखा गया था सबसे पहले, और ये आगे जाकर के बहुत ही फेमस सॉन्ग भी बना और आगे हमारा नेशनल सॉन्ग भी है हमारे इंडिया का। आज भी हम लोग देखेंगे कि हमारे जो स्कूल्स है, रोज़ हम लोग स्कूल में इसे गाते भी हैं। तो ये जो हमारा कैरेक्टर था मदर इंडिया का, इसने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा। जो हमारे अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, उन्हें रिलीजन से हट करके आम तौर पर ग्राउंड लेवल पर लोगों को एक साथ जोड़ने के लिए, कि हम सब कहीं ना कहीं एक ही नेशन में रहते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं, हम सब एक हैं। द मदर इज सैक्रेड एंड डिवाइन। जो हमारे इस नॉवल है उसमें मदर को एज ए सैक्रेड और डिवाइन फॉर्म में दिखाया गया है, विच कंबाइंस द ट्रेट्स ऑफ नर्चरिंग मदर एंड फियर्स गॉडेस दुर्गा। जो दिखाती है कि जो हमारी मातृभूमि है, जहाँ पर हम लोग पले बड़े हैं, हम लोग बड़े हुए हैं, आज उसी मातृभूमि को, आज उसी मदर को हमारी ज़रूरत है। ये सिंबलाइज करती है हमारे नेशन को, कि आज हमारे नेशन को, हमारी मातृभूमि को हमारी ज़रूरत है। ये डिस्क्राइब करती है हमारी रिलीजियस डिवोशन को, हमारी पैट्रियार्किक ड्यूटी को। ये दिखाता है कि हम जिस नेशन में पले बड़े हैं, ये जो हमारी मदर फिगर है, हमारी जो मदर गॉडेस है, इन्हें आज जो रक्षा की ज़रूरत है, और ये हमें एक पैट्रियाटिक ड्यूटी के बारे में भी बताते हैं। इसी वजह से जो हमारा नेशनल था वो एक सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है, जिसमें हर किसी ने हिस्सा लिया, हर किसी ने पार्टिसिपेट करा अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था हमारे सन्यासी वॉरियर्स का, सन्यासी रेबिलियंस का, जिसमें हम कैरेक्टर्स हमारे हम देख सकते हैं। दो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स आपको इस नॉवल में दिखाई देंगे, विच इज़ महेंद्र एंड जीवन, जिन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ तक सैक्रिफाइस कर दी थी हमारे नेशन को आज़ाद कराने में। और हम देखेंगे कि कहानी में कई सारी जो हमारी वुमेंस हैं, लाइक शांति का जो कैरेक्टर्स हैं, वो दिखाता है कि जो हमारी वुमेंस है उस टाइम पीरियड में वुमेंस ने कितना ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करा था, कितना ज़्यादा सफ़र करा था। ये दिखाता है कि हमारे जो मदर गॉडेस है, हमारी नेशन को आज़ाद कराने में, उसे उसकी आइडेंटिटी वापस दिलाने में, फ्री करने में, हम किसी भी जेंडर का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, चाहे कोई आदमी हो, औरत हो, सब ने इक्वली पार्टिसिपेट करा था इसमें। हम लोग कंक्लूजन देख लेते हैं। तो हम लोगों ने जाना कि जो फिक्शन है वो सिर्फ एक स्टोरी टेलिंग का, स्टोरी नरेशन का एक तरीका नहीं है, वो उससे कहीं गुना ज़्यादा है, जो हमारी कहानी को रियलिटी में लेकर के आता है लोगों के सामने, जो उनकी इमेजिनेशन को बिल्डअप करता है। और जो हमारे कैरेक्टर्स हैं वो इस प्रोसेस का सेंट्रल थीम होते हैं, सेंट्रल रोल प्ले करते हैं। जैसा मैंने बताया, कैरेक्टर्स आर द सोल ऑफ योर स्टोरी। जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं वो सिर्फ कहानी में पेजेस भरने का ही काम नहीं करते हैं, वो प्लॉट को लेकर के आते हैं, इमोशनल इन डेप्थ को बनाते हैं, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को रिफ्लेक्ट करते हैं, वो एक हमारी सोसाइटी की पिक्चर को पोर्ट्रे करते हैं।
जिससे हमारी जो कहानी है वो रीडर्स को और भी ज़्यादा इंगेजिंग और इंटरेस्टिंग लगने लगती है और वो उसे एक्चुअली में रियल में एक्सपीरियंस करने लगते हैं अपने दिमाग में। और इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारी जो नावल है आनंद मठ। उसमें जो कैरेक्टर है मदर इंडिया का, वो दिखाया जाता है कि किस तरीके से जो हमारी मदर इंडिया है, हमारी जो मदर फिगर है, वो सफ़र कर रही है और हम और उस हमारी मदर फिगर को आत्मरक्षा की ज़रूरत है, प्रोटेक्शन की ज़रूरत है और अब हम सबको एक साथ यूनिटी में आकर के उसे बचाना होगा, जो दिखाती है हमारी एक कलेक्टिव यूनिटी को। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, हाउ कैन अ नॉवल विल सेटिंग एंड इट्स ईरा कंट्रीब्यूट टू द पोर्ट्रेल ऑफ सोसाइटी। कि किस तरीके से जो हमारी नॉवल है वो हमारी सोसाइटी को, हमारे सोसाइटी के एक ब्रॉडर पिक्चर को रिफ्लेक्ट कर सकती है। इसके ऑप्शन में ही दूसरा क्वेश्चन है, एग्जामिन हाउ नॉवेल्स कैन सर्व एज कैटलिस्ट for social change, provide examples of novels that have inspired movements, debates on or shifts in social perspectives। आपको बताना है कि किस तरीके से जो हमारी नॉवेल्स हैं वो हमारी सोसाइटी में सोशल रिफॉर्म लेकर के आती हैं। आपको ये एग्जाम्पल के साथ बताना है कि किस तरीके से जो नॉवेल्स हैं उन नॉवेल्स ने किसी मूवमेंट को इंस्पायर करा है और हमारी सोसाइटी में एक सोशल रिफॉर्म लेकर के आई है। आंसर देख लेते हैं हम लोग इसका, कि जो हमारी नॉवेल्स हैं वो सिर्फ स्टोरी टेलिंग का एक तरीका नहीं है, एंटरटेनमेंट का एक ज़रिया नहीं है। वो हमारे जो आसपास की दुनिया है, हमारी जो एवरीडे लाइफ है, वो उसे रिफ्लेक्ट करती है। हमारी जो नॉवेल्स हैं वो किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के जो प्रॉब्लम्स है, जो हमारी सोशल कंडीशन थी पहले के टाइम पीरियड में, पास्ट में हमारी जो कल्चर वैल्यूज़ थी, पॉलिटिकल टेंशन थी, उन सबको हाईलाइट भी करता है। नॉवेल्स जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एजेंट्स होते हैं, वो हमारी सोसाइटी में चेंज लेकर के आते हैं, एक रिफॉर्म लेकर के आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग देख सकते हैं जो हमारी इंडियन फिक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है और उनमें से ही अगर हम देखें तो ऐसे कई सारे हमें एग्जाम्पल मिलेंगे। दो एग्जाम्पल आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, विच इज़ आनंद मठ बाय बंकिम चंद्र चटर्जी एंड सेकेंड आज़ादी बाय चमन नेहल। ये दो की एग्जाम्पल्स हैं, ये दोनों ही दिखाते हैं कि जो हमारे उस टाइम की सोसाइटी थी किस तरीके से उसमें रेजिस्टेंस और रिफॉर्म आया अंडर द ब्रिटिश रूल। आगे हम लोग देख लेते हैं रोल ऑफ सेटिंग एंड ईरा इन रिफ्लेक्टिंग सोसाइटी, कि किस तरीके से जो हमारी नॉवेल है वो हमारी सोसाइटी को, हमारी सोसाइटी के एक ब्रॉडर पिक्चर को रिफ्लेक्ट करती है रीडर्स के सामने। हमारे जो E.M. फॉस्टर है वो बताते हैं कि जो फिक्शन है वो रियलिटी से ही लिया जाता है। हालांकि वो पूरा का पूरा हिस्ट्री पे, फैक्ट्स और फिगर्स पे बेस नहीं होता, बट फिर भी वो हमारे किसी स्पेसिफिक टाइम के कल्चर और पॉलिटिक्स को, हमारी मोरल वैल्यूज़ को, प्रॉब्लम्स को रिफ्लेक्ट करता है लोगों के सामने। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग देखें तो जो हमारी आनंद मठ है बाय बंकिम चंद्र चटर्जी, वो सेट है बंगाल फेमाइन के टाइम पीरियड के टाइम पर, 70s के। और ये जो हमारी नावल है वो लिखी गई थी 1882 में। ये हमारी हिस्टोरिकल सेटिंग्स को उस टाइम पीरियड के बताती है। ये बताती है कि उस टाइम पीरियड पे किस तरीके से जो हमारे कॉमन पीपल थे उन लोगों ने पॉवर्टी का सामना करा था। और यही सारी जो चीज़ें हैं वो आगे जाकर के जन्म देती हैं जिसको इंडियन नेशनलिज्म को। वो बताते हैं कि किस तरीके से हम जो टैक्सेशन पॉलिसीज़ थी, स्टारवेशन का जो टाइम पीरियड था, ब्रिटिश
रूल के टाइम पर उसने किस तरीके से रेवोल्यूशन को जन्म दिया। जो हमारी नॉवल है वो बताती है हमारा नेशनलिज्म जो है एक डेली लाइफ का स्ट्रगल था। किस तरीके से लोगों ने डेली लाइफ बेसिस पे इतनी डार्कनेस को, उस स्ट्रगल को, पेन को फील किया, उस पेन में जिया उन्होंने सालों तक, और ये किस तरीके से सारे की फैक्टर्स बन गए हमारे इंडियन नेशनलिज्म को राइज करने में। आगे देख लेते हैं नॉवेल्स एज कैटलिस्टिक फॉर सोशल चेंज। जो हमारी नॉवेल्स हैं वो किस तरीके से सोशल चेंज लेकर के आ सकती हैं हमारी सोसाइटी में। नॉवेल्स जो हैं वो सिर्फ हमारी सोसाइटी को एक आईना नहीं दिखाती हैं, वो हमारी सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करने का ही काम नहीं करती हैं, वो अलाउ करती हैं हमारी रीडर्स को सोसाइटी में को चैलेंज करने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए। हमारी जो नॉवेल्स हैं वो दिखाती हैं कि किस तरीके से जो हमारा हिस्टोरिकल इनजस्टिस था, अनहियर्ड वॉइस, अनहियर्ड पेन था लोगों का, उसे हमारे रीडर्स के सामने उजागर करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग देखें तो जो हमारे आनंद मठ है बाय बंकिम चंद्र चटर्जी, वो लिखी गई थी ब्रिटिश रूल के टाइम पीरियड में। जो हमारी आनंद मठ है उसमें नेशन को एज अ मदर फिगर दिखाया गया है जो अब प्रॉब्लम में है, और वो अपने सन्स को यानी हम लोगों को बुला रही है टू फाइट फॉर हर फ्रीडम। और इसी बुक में हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, वो पहली बार लिखा गया था, जिसने आगे जाकर के इंस्पायर करा स्वदेशी मूवमेंट को और लोगों को यूनिटी में फॉर्म करने के लिए। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो वो है आज़ादी बाय चमन नहल। ये लिखी गई थी 1947 में इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन के टाइम पीरियड में, जो दिखाती है उस टाइम पीरियड के कम्युनल वायलेंस को, ट्रॉमा को और लोगों के डिस्प्लेसमेंट को। जो हमारी ये नॉवल है आज़ादी, वो हेल्प करती है हमारे रीडर्स को अंडरस्टैंड करने में कि किस तरीके से उस टाइम पीरियड पे जो कम्युनल हेट्रेड थी, उसका जो सबसे वर्स्ट विक्टिम्स थे वो हम लोग थे। किस तरीके से हम लोगों को अपनी जान दे कर के उसकी कीमत चुकानी पड़ी थी पार्टीशन की। ये हाईलाइट करता है स्ट्रगल ऑफ रिफ्यूजीज़ की। जो नहल एक जो हमारे राइटर हैं वो एक सेंसिटिव पोर्ट्रे करते हैं उस टाइम के लोगों का, उस टाइम की सोसाइटी का, जो बताते हैं कि पार्टीशन से ना सिर्फ लोगों के प्रोफेशनल लाइफ में चेंज आया बल्कि इंटरनली क्राइसिस भी आया। किस तरीके से अंदर तक जो पार्टीशन का डिसीजन था उसने लोगों को किस हद तक डैमेज करा, इमोशनली, सोशल लेवल पर, कल्चर लेवल पर। जो हमारी नॉवेल्स है वो हमारे रीडर्स को अलाउ करती हैं टू क्वेश्चन अथॉरिटी एंड फील एम्पैथी। और ये सारी जो हमारी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं हमारे एक कलेक्टिव मेमोरी, एक हमारे कलेक्टिव बॉन्डिंग का रास्ता बनती हैं। कंक्लूजन देख लेते हैं। नॉवेल्स जो हैं वो सिर्फ हमारी सोसाइटी को, हिस्ट्री को रिफ्लेक्ट नहीं करती हैं, वह हमारे रीडर्स को इंस्पायर करती हैं कि किस तरीके से हम लोग सोसाइटी से, अथॉरिटी से क्वेश्चन कर सकते हैं और किस तरीके से हमारी सोसाइटी में ट्रांसफॉर्म ला सकते हैं। कि जो चीज़ें पास्ट में ऑलरेडी हो चुकी हैं, लोगों ने इतना ज़्यादा सफ़र कर चुके हैं लोग, अब हम लोग ऐसे कोई कदम, ऐसा कोई चीज़ ना करें जिससे हमारे कॉमन पीपल को फिर से उन्हीं सारी प्रॉब्लम्स का और चीज़ों का सामना करना पड़े।
जो नॉवल है वो बेस होती है रियलिस्टिक सेटिंग्स पे, और जो सब सिंबॉलिक इमेजेस होती हैं वो उसे और भी ज़्यादा रियलिटी में बदल देती हैं, इमेजिनेशन में बदल देती हैं, रीडर्स की क्रिएटिविटी को जगाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल है आनंद मठ। आनंद मठ में जो हमारी मदर गॉडेस का इंडिया ने हमारे नेशन को एज अ मदर फिगर दिखाया गया है, वो किस तरीके से हेल्प करता है एक नेशन को फॉर्म करने में और लोगों को एक यूनिटी फॉर्म करने में। आगे हम लोग हमारा थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इज़ राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सन्यासी रेबिलियन इन आनंद मठ। हमारी जो नावल है आनंद मठ, इसमें जो सन्यासी रेबिलियंस है उस पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो सन्यासी रेबिलियंस मैंने आपको ऊपर भी बताया था, इन्होंने हमारे नेशनलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था। हालांकि हिस्ट्री में इन लोगों को इतना ज़्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिला। ये जो हमारी बंकिम चंद्र चटर्जी की नावल है आनंद मठ, इसमें सन्यासी रेबिलियंस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। हालांकि हिस्ट्री में जो है इस मूवमेंट को इतना ज़्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया, बट ये सबसे पहली मूवमेंट थी जिसने इंडियन नेशनल मूवमेंट को इंस्पायर करा था। जो हमारे सन्यासी रेबिलियंस थे वो हिंदू मॉन्क्स थे, जो जिन्होंने अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल अंडर अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑपरेशन अपनी आवाज़ उठाई थी, एंड दे became a symbol of patriotism, sacrifice and early rising of Indian nationalism. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर हम देखें सन्यासी रेबिलियंस का, तो सन्यासी रेबिलियंस ही वो सबसे पहले ग्रुप था जिन्होंने इंडियन नेशनलिज्म को जन्म दिया। सन्यासी रेबिलियन कब हुआ था? 18th सेंचुरी में बंगाल में, आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, जब ईस्ट इंडिया जो कंपनी है वो बंगाल को टुक ओवर कर लेती है और वहाँ पे इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स लेकर के आती है, जो लोगों के लिए उतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते, बल्कि उनकी कंडीशंस और भी ज़्यादा वर्स्ट होती जाती हैं। और ये जो हमारे सन्यासी रेबिलियंस थे, ये ग्रुप थे हिंदू मॉन्क्स का विच होम कॉल्ड सन्यासीस एंड पीजेंट, किसानों का। अब सन्यासी रेबिलियन क्यों हुआ? क्योंकि इसके काफ़ी सारे की फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल सेवरल फेमाइन इन 1770, जो 1770 के टाइम पे हम लोग देखते हैं ग्रेट बंगाल फेमाइन थी। उस टाइम पीरियड पे कितनी ज़्यादा पॉवर्टी थी और स्टार्वेशन था आम लोगों में, कि लोग भूखमरी से ही मर रहे थे, उनके पास खाने तक के लिए कुछ भी नहीं था। एंड द क्रूल टैक्स कलेक्शन, जहाँ पर स्टार्वेशन का टाइम पीरियड है पर फिर भी ब्रिटिश रूल जो है वो हेवी टैक्सेशन लगा रहा था हमारे आम लोगों पर और पीजेंट्स के ऊपर। जो ये नावल है बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ, ये सिर्फ एक माइथिक टेल नहीं है सैक्रिफाइस की, ये एक नेशनल अवेकिंग को भी दिखाती है कि किस तरीके से उस ऑपरेशन की वजह से नेशन में एक यूनिटी आई और लोगों में इंस्पिरेशन जागी टू फाइट फॉर देयर ओन आइडेंटिटी। द सन्यासीज इन द नावल, अब जो सन्यासीज थे वो कौन थे? जो हम सन्यासीज थे आनंद मठ में, वो एक दिखाया जाता है कि एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन थी कॉल्ड मदर चिल्ड्रन ऑफ द मदर, उसके मेंबर्स थे। अब ये जो सोसाइटी का नेम है ये किस तरीके से पड़ा? क्योंकि हम लोगों ने देखा आनंद मठ में जो हमारा नेशन है, हमारा इंडिया है, उसको मदर इंडिया और डिवाइन फॉर्म ऑफ गॉडेस की तरह उसे दिखाया गया है। अब की एस्पेक्ट्स क्या आते हैं हमारे इस रेबिलियन के? रेजिस्टेंस टू ब्रिटिश रूल, जो सन्यासीज थे उन्होंने ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट, और जो हमारे मुस्लिम रूलर्स थे जिन्होंने सपोर्ट किया कॉलोनियल ऑपरेशंस को,
उसके अगेंस्ट उन्होंने बहुत ही बहादुरी से उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। सेकंड पॉइंट है हमारा स्पिरिचुअल एंड मिलिट्री ट्रेनिंग। अब जो रेबेलियंस थे उन्होंने काफ़ी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को फॉलो किया। उन्होंने आर्म्स का इस्तेमाल करा ब्रिटिश रूल से लड़ने के लिए। थर्ड पॉइंट है सिंबॉलिक लीडरशिप। अगर हम लोग देखें तो हमारी जो नावल थी उसमें काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं लाइक महात्मा सत्या, महेंद्र जीवन, जो दिखाते हैं कि किस तरीके से आम लोगों ने अपनी लाइफ को किस हद तक सेक्रीफाइस कर दिया था थ्रू इन पैट्रियटिज्म। पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। जो हमारा ये नॉवल है ये बताता है कि किस तरीके जो हमारे कैरेक्टर्स थे लाइक शांति, इन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से डिस्गाइज कर दिया था एज अ मेल वॉरियर। यानी जिस तरीके से मेल वॉरियर्स पार्टिसिपेट कर रहे थे इस लड़ाई में, उसी तरीके से विमेंस ने भी इक्वली पार्टिसिपेट करा एंड दे फाइट फॉर देयर मदरलैंड। वाई डिड द सन्यासीज रेबल। अब सन्यासीज रेबल क्यों हुआ, उसके मेन कॉजेज क्या थे। फर्स्ट इज द ब्रिटिश टैक्स पॉलिसीज। एक्सट्रीम जो पॉवर्टी का टाइम था, बंगाल फेमाइन का जो टाइम था, वर्स्ट टाइम पीरियड था जहाँ पे लोगों को पॉवर्टी और स्टार्वेशन से मर रहे थे, मास डेथ का टाइम था। फिर भी उस टाइम पीरियड पे भी ब्रिटिश रूल ने जो है आम पीजेंट्स के ऊपर कितना ज़्यादा हेवी टैक्सेशन करा था। पीपल वर स्टार्विंग, जहाँ पे खाने के लिए भी कुछ नहीं था, पर फिर भी लोगों को टैक्स देना पड़ रहा है एंड इट कॉजेज द मास डेथ। एंड दे फाइट अगेंस्ट द नॉन जस्टिस। जो हमारे ब्रिटिश रूलर्स थे, उनसे हमें कोई जस्टिस नहीं मिला, और हमारे जो लोकल किंग्स थे उनसे भी हमें कोई होप नहीं मिली। तो लोगों ने खुद ही आर्म्स उठा लिए टू सेव देयर ओन मदरलैंड। क्योंकि जो हमारे लोकल किंग्स थे उन्होंने ऑलरेडी अपने आप को समर्पित कर दिया था, या मैं कहूँ तो उन्होंने ब्रिटिश रूल के अंडर रहना एक्सेप्ट कर लिया था। नेशनलिस्ट मैसेज इन द नावल। अब नावल के अंदर कौन सा नेशनलिस्ट मैसेज दिया गया है। ये जो हमारी आनंदमठ नावल है ये सिर्फ हिस्ट्री पे कोई तरह फैक्ट्स और फिगर्स पे बेस्ड नहीं है। ये उस टाइम पीरियड के जो रियल इवेंट्स थे उसको फिक्शनल टेल में बताती है कि किस तरीके से नेशनलिज्म जो थीम था, किस तरीके से नेशनलिज्म अपराइज हुआ, उसके क्या क्या पॉइंट्स थे, कितना लंबा ड्यूरेशन, कितना लंबा टाइम पीरियड ऑफ सफरिंग सहा लोगों ने आज़ादी को देखने के लिए। द आइडिया ऑफ इंडिया एज अ मदर, जो दिखाता है कि इंडिया को एज अ मदर द गॉडेस पोर्ट्रे किया गया है, कि अब वो मदर जो है जिसने हमें पाल पोस के में बड़ा किया है, हम इस मिट्टी में जन्मे हैं, आज वो खुद सफ़र कर रही है ब्रिटिश रूल के अंडर, जो वो अपने बच्चों को यानी हम लोगों को बुला रही है टू प्रोटेक्ट हरसेल्फ। अ कॉल टू आर्म्स। जो सन्यासी रेबिलियंस थे उन्होंने पहली बार जो है आर्म्स उठाए थे, यानी हथियार उठाए थे, बट नॉट फॉर वायलेंस, फॉर जस्टिस एंड डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ मदरलैंड। ये दिखाता है विजन ऑफ यूनिटी को, कि किस तरीके से जो हिंदू मॉन्क्स थे यानी कि जो आम लोग थे उन्होंने अब हमारी जो मदरलैंड है उसको डिफीट करा था, और किस तरीके से जो हमारे लोग हैं वो रिलीजन डिफरेंसेस को छोड़ करके एक यूनिटी में आए थे। जो हमारा सॉन्ग है वंदे मातरम, वो इसी से बात को बताता है कि किस तरीके से जो हम लोग हैं वो रिलीजन बेसिस पे नहीं बटे हैं, वो अलग अलग नहीं, हम सब एक यूनिट हैं, एक नेशन में रहते हैं, एक फैमिली है, वन नेशन वन फैमिली है। हम लोग इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। जो सन्यासी रेबिलियंस थे आनंद मठ में, वो एक हिस्टोरिकल याद नहीं है, वो एक लिटरेरी
सिंबल है पेट्रियोटिक रेजिस्टेंस का हमारे। जो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं वो बताते हैं कि किस तरीके से जो हमारा नेशनलिज्म था वो अपराइज हुआ जगह जगह। किस तरीके से आम लोग थे उनमें में आज़ादी की भावना जागी एंड दे ड्राइव बाय फेथ एंड ड्यूटी अगेंस्ट द इनजस्टिस ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। और किस तरीके से ये सारे की फैक्टर्स बने इंडियन नेशनलिज्म को जन्म देने के लिए, जो बताते हैं कि जो हमारी नावल है ये हमें आने वाली जनरेशन्स को काफ़ी सारे डीप मैसेज देती है, लाइक सैक्रिफाइस यूनिटी एंड लव फॉर द मदरलैंड, कि हमें एक यूनिटी में रहना चाहिए। हमें अपनी जो मदरलैंड है उसके प्रति हमारी कौन सी सैक्रेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। हम लोगों अगर यूनिटी में रहेंगे तो कोई भी हमारा जो है अनजस्टिस नहीं कर पाएगा, कोई भी हमारा जो है अननेसेसरी बेनिफिट नहीं ले पाएगा। फोर्थ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं हमारी इस वीडियो का। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द नैरेटिव टेक्निक यूज्ड इन द नॉवल आज़ादी। आपकी जो नॉवल आज़ादी है जो चमन नहल ने लिखी थी, इसमें जो नैरेटिव टेक्निक यूज़ हुई है आपको उसे डिस्क्राइब करना है। और इसका जो ऑप्शन में क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ द आफ्टरमैथ ऑफ राइट्स इन नॉवल आज़ादी। जो नॉवल है आपकी आज़ादी उसमें किस तरीके आपको बताना है कि किस तरीके से जो आपकी नॉवल है उसमें जो राइट्स हुए थे उसके बाद क्या क्या हुआ आम लोगों की ज़िंदगी में। हम लोग आंसर को स्टार्ट करते हैं। जो हमारी नॉवल है आज़ादी बाय चमन नहल, ये एक मोस्ट पावरफुल नॉवेल्स है जो पार्टीशन ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। ये बताती है लोगों के उस टाइम पीरियड के ट्रैजिक और ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस को जो लोगों ने फेस करे थे डिवीज़न और इंडिया के टाइम पर इन 1947। ये जो नावल है ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल अकाउंट नहीं है, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं देती है, ये लोगों को हेल्प करती है उस टाइम पीरियड की इमोशनल और पर्सनल जर्नी को बताने में। जो हमारे ऑथर हैं वो यूज़ करते हैं काफ़ी रियलिस्टिक और ऑटोबायोग्राफिकल नैरेटिव टेक्निक का, जिससे जो हमारे रीडर्स हैं वो उस टाइम पीरियड के लोगों का जो पेन है, जो सफ़र है ऑफ पार्टीशन वो महसूस कर सकें। और इस नावल में बताया गया है कि जो आफ्टरमैथ है ऑफ राइट्स, यानी कि जो राइट्स तो ख़त्म हो जाते हैं एक बार को, पर फिर भी राइट्स ख़त्म होने के बाद भी लोगों की जो सफरिंग है, वो जो उनकी स्ट्रगल है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है। नैरेटिव टेक्निक इन आज़ादी में जो नैरेटिव टेक्निक यूज़ हुई है उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। चमन नहल जो है वो एक थर्ड पर्सन ओमिशन नैरेक्टर का यूज़ करते हैं, यानी कि एक थर्ड पर्सन की तरह वो इस कहानी को सुना रहे हैं। वो यूज़ करते हैं स्ट्रॉन्ग बायोग्राफिकल टच का। वो फिक्शन के साथ अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस को भी मिक्स कर देते हैं टू मेक द नॉवल स्टोरी मोर रियलिस्टिक। और जो इसमें हमारे जो कैरेक्टर्स हैं, लाइक लाला कांशीराम और अरुण का जो कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं जो नहल के अपने एक्सपीरियंस को और दिखाता है, उनके पार्टीशन सर्वाइवर के तौर पे उन्हें रिफ्लेक्ट करता है। और ये सब जो है हमारे फिक्शन और रियलिटी का जो गैप है उसे कम करते हैं, फिक्शन और रियलिटी को आपस में जोड़ देते हैं, उसे और भी ज़्यादा रियलिस्टिक बना देते हैं हमारे रीडर्स के लिए, टू बिल्ड एन इमोशन बॉन्ड विद द कैरेक्टर्स एंड अंडरस्टैंड देयर पेन एंड सफरिंग। अब नैरेटिव टेक्निक में क्या क्या इंक्लूड होता है वो हम लोग देख लेते हैं।
फर्स्ट इज़ ब्लंट एंड ग्राफिक डिस्क्रिप्शन। जो हमारी नॉवल है उसमें काफ़ी सारे विविड डिस्टर्बिंग इमेजेस हैं जो दिखाते हैं वायलेंस को, सच एज बर्न बॉडीज़। जो हमारी नॉवल में बर्न बॉडीज़ का डिस्क्रिप्शन है, पूल्स ऑफ ब्लड का डिस्क्रिप्शन है। ये सब डिपेक्ट करती हैं उस टाइम के हॉरर ऑफ पार्टीशन को, कि लोगों को कितना हद तक पेन और डर का सामना करना पड़ा था पार्टीशन के टाइम पीरियड में, जो इसे और भी ज़्यादा रियलिस्टिक और इमेजिनरी बना देती है। सेकेंड पॉइंट हम लोग देख लेते हैं ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स। जो हमारे नहल है वो काफ़ी सारे ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स का भी यूज़ करते हैं। लाइक जो नहल ने अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंस था, उनका पर्सनल पेन और सफरिंग थी, उसे फिक्शनल के साथ मिक्स कर दिया है। जैसे हम लोग देख सकते हैं जो हमारे कैरेक्टर थे रुन, वो कहीं ना कहीं नहल के यूथ, उनकी जो यंग एज का टाइम था उसे रिफ्लेक्ट करते हैं। और जो मर्डर ऑफ मधु, जो मधु का मर्डर उसमें दिखाया जाता है, वो नहल के ये पर्सनल लॉस को दिखाता है कि किस तरीके से उन्होंने अपनी सिस्टर को खोया था। वो दिखाता है यूज़ ऑफ रियल फिगर्स, कि किस तरीके से जो हमारे रियल फिगर्स थे, जो रियल कैरेक्टर्स थे, लाइक गांधी जी, नेहरू एंड जिन्ना, वो सब नॉवल में सिर्फ एक कैरेक्टर्स के तौर पर नहीं थे, वो एक पब्लिक स्पीकर थे, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में नहीं थे, वो एक रियलिस्टिक कैरेक्टर्स थे जिन्होंने आज़ादी को जन्म दिया। इमोशनल रियलिज्म, नहल की जो राइटिंग है वो फिक्शन और इमोशन को मिक्स करती है, जो हेल्प करती है रीडर्स को अंडरस्टैंड करने में कि उस टाइम के जो ऑर्डिनरी लोग थे, ऑर्डिनरी पीपल थे, उन्होंने किस तरीके सामना किया पॉलिटिकल बेट्रेयल का, फियर का एंड डिस्प्लेसमेंट का। जो नहल की टेक्निक है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड और पर्सनल एक्सपीरियंसेस को मिक्स करने की, इसी टेक्निक ने जो नहल की नॉवल है आज़ादी, उसको बेस्ट पार्टीशन नॉवल घोषित किया था। और ये तरीका नॉवल को और भी ज़्यादा ऑथेंटिक और इमोशनल और पावरफुल बना देता है। सिग्निफिकेंस ऑफ द आफ्टरमैथ इन आज़ादी, हम लोग देखेंगे कि आज़ादी में जो हमारी नॉवल है, यानी कि पार्टीशन के बाद जब राइट्स ख़त्म हो जाते हैं तब लोगों के साथ क्या क्या होता है। जो हमारी नॉवल का फाइनल सेक्शन है, एंड सेक्शन है, उसका टाइटल ये है आफ्टरमैथ, जो दिखाता है कि राइट्स तो ख़त्म हो जाते हैं, बट जो हमारा लोगों का पेन है, जो उनकी सफरिंग है, वो तभी भी ख़त्म नहीं होती है। इसके की एक्सपेक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। पहला, स्ट्रगल इन रेफ्यूजी कैंप। जो हमारे कैरेक्टर्स हैं लाइक लाला काशीराम श्रीराम, वो रिहैबिलिटेशन सेंटर में काफ़ी ज़्यादा ट्रबल और प्रॉब्लम को फेस करते हैं। जो करप्ट ऑफिसर्स होते हैं वो उनसे घर के बदले, उनकी शॉप्स के बदले वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइब डिमांड कर रहे होते हैं, विच इज़ मोरली एंड एथिकली रॉन्ग। जो सेकंड पॉइंट हमारा है विच इज़ सर्च फॉर नॉर्मलेसी। हम लोग देखते हैं कि अरुण का जो एडमिशन है वो पार्टीशन के बाद जब वो दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं, तो अरुण का एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो जाता है और वो अपनी फर्दर स्टडीज़ को कंप्लीट करता है। और वहीं पे जो सुनंदा है वो क्लोथ्स को स्टिच करने का काम जो है स्टार्ट कर देती है। ये सारे जो एक्शंस हैं ये दिखाते हैं हमारे कैरेक्टर्स के अटेम्प्ट्स को, कि किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट के बाद लोगों ने एक और फेंट होप के साथ एक कोशिश करी थी एंड अपने फ्यूचर को दोबारा रीबिल्ड करा था। लॉस ऑफ डिग्निटी, हम लोग कहानी के एंड में देखते हैं कि स्टार्टिंग से जो हमारे लाला काशीराम है भाई, वो बहुत ही पावरफुल और रिच मर्चेंट के फॉर्म में हमें पोर्ट्रे किए गए हैं। बट कहानी के एंड में पार्टीशन के बाद जो हमारे लाला काशीराम हैं वो टर्बन यानी पगड़ी को पहनना बंद कर देते हैं, जो एक
प्राइड सिंबल है प्राइड का, जो दिखाता है कि किस तरीके से वॉयलेंस और डिस्प्लेसमेंट ने हमें अंदर तक हमारी स्पिरिट को तोड़ दिया था। हमने सिर्फ प्रोफेशनल लेवल पर नहीं लॉस करा था, हमने पर्सनल लेवल पर कितना ज़्यादा लॉस करा कि हम लोग आज तक कहीं ना कहीं उससे उभर नहीं पाए हैं। गांधी असैसिनेशन, हमारी जो स्टोरी है वो एंड होती है, रेडियो पर एक अनाउंसमेंट होती है कि महात्मा गांधी अब नहीं रहे हैं, ही इज़ डेड, जो पूरे नेशन को एक शॉक में छोड़ देता है, जो हमारे रीडर्स हैं उन्हें याद दिलाता है दैट फ्रीडम कम एट अ ग्रेट कॉस्ट। जो हमें आज़ादी मिली है, जो फ्रीडम मिली है, उसकी जो कॉस्ट है वो हम लोगों ने कितनी बड़ी चुकाई है, हमें ह्यूमन सैक्रिफाइस से चुकाई है, अपनी जान देकर कि हमने आज़ादी की कीमत चुकाई है। और आज भी जो वुंड्स है पार्टीशन की वो आज भी ताज़ा है, कहीं ना कहीं आज भी लोग उस दर्द को भुला नहीं पाए हैं। कहानी की हम लोग देखते हैं एक सिंबॉलिक एंडिंग होती है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं सुनंदा जो है स्विंग मशीन के साथ दिखाई जाती है, जो रिप्रेजेंट करता है एंडलेस वर्क, पेन एंड अटेम्प्ट्स ऑफ हीलिंग को, जो दिखाता है कि राइट्स ख़त्म हो गए, अब लोग फिर से एक बार अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल ट्रैक पे लाने के लिए किस तरीके से डिफरेंट काम कर रहे हैं, बट फिर भी लोगों की लाइफ जो है नॉर्मल नहीं हो पाती है। जो ये कहानी है हमारी आज़ादी, वो सिर्फ एक ह्यूमन फेस को, हिस्ट्री को नहीं रिप्रेजेंट करती है, वो हम लोगों के सर्वाइवल की कहानी को दिखाती है कि किस तरीके से जो हमारा लॉस था वो सिर्फ फिज़िकल तौर पे नहीं था, इमोशनल और साइकोलॉजिकल भी था। जो हमारी चमन नहल की नॉवल है वो पार्टीशन की बेस्ट लिटरेचर है, और किस वजह से है, बिकॉज ऑफ इट्स रियलिस्टिक नैरेटिव स्टाइल, कि किस तरीके से वो फिक्शन के साथ अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस को ब्लेंड करते हैं, जो हमारे रीडर्स को उसे और भी ज़्यादा कनेक्ट करने में हेल्प करता है। कहानी में दिखाया गया है लॉन्ग टर्म ह्यूमन कॉस्ट ऑफ वायलेंस को, कि किस तरीके से लोगों को एक लंबे समय तक वायलेंस का शिकार बनना पड़ा था। ये रीडर्स को हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द आफ्टरमैथ ऑफ राइट्स, कि दंगे ख़त्म होने के बाद, राइट्स ख़त्म होने के बाद भी लोगों की जो लाइफ थी वो नॉर्मल ट्रैक पे नहीं आ पाई। लोग किस हद तक अंदर से ब्रेकडाउन हो चुके थे उस इंसिडेंट के और डिस्प्लेसमेंट के बाद। हमारा 5th क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हाउ डज एलिगरी एंड सिम्बोलिज्म इन आनंद मठ कंट्रीब्यूट टू द नैरेटिव। जो हमारी नॉवल है आनंद मठ, उसमें एलिगरी और सिम्बोलिज्म किस तरीके से हेल्प करते हैं उसकी नैरेटिव टेक्निक को, नैरेटिव स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए। ऑप्शन में हम इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। बंकिम चंद्र चैटर्जीज आनंद मठ डिपिक्ट्स कॉलोनियल इंडिया वेयर इंडिया सफर्ड फ्रॉम फैमिन एंड पॉवर्टी। डिस्कस। जो बंकिम चंद्र चैटर्जी की नॉवल है आनंद मठ, उसमें हमने देखा था वो बंगाल फेमाइन टाइम पीरियड में सेट है। वो किस तरीके से दिखाती है कि इंडियंस ने किस हद तक सफ़र करा था फेमाइन ऑफ पॉवर्टी से अंडर द कॉलोनियल रूल। आंसर देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी की जो नॉवल थी आनंद मठ, वो बहुत ही पावरफुल ब्लेंड है हिस्ट्री का, नेशनलिज्म, एलेगरी और सिम्बलिज्म का। इसकी जो कहानी है वो सेट है 1770 के बंगाल फेमाइन के टाइम पे, जो दिखाती है इनजस्टिस और सेपरेशन का अंडर द ब्रिटिश रूल। इस कहानी में कई सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने नेशनलिज्म को हकीकत में लाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा था, और उनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है हमारा
मदर इंडिया का और मदर गॉडेस का। जिसमें दिखाया गया है कि जो हमारी मदर गॉडेस है वो एक नर्चरिंग फिगर है और आज वो खुद सफ़र कर रही है अंडर द ब्रिटिश रूल, और हमें उसे बचाने की ज़रूरत है। इसी वजह से जो रिबिलियन था वो एक ऑपरेशन और एक वायलेंस से बढ़ कर के एक होली मिशन था हम लोगों के लिए। एलेगरी और सिंबॉलिज्म देख लेते हैं हम लोग आनंद मठ में। तो इसमें कई सारे एलेगरी और सिंबॉलिज्म का यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से हम जो नावल के एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं, जो स्ट्रगल है, सैक्रिफाइस है, वो रीडर्स को हकीकत में महसूस होता है, फील होता है और वो उसे इमेजिन कर सकते हैं। जो ये थीम है वो रियलिटी में बदल जाती है। वो कौन कौन से सिंबल्स हैं हम देख लेते हैं। फर्स्ट इज़ मदर इंडिया एज अ गॉडेस। जो हमारी मदर इंडिया है यानी हमारा जो नेशन है उसे मदर इंडिया और एज अ मदर गॉडेस उसे दिखाया गया है। फर्स्ट इज़ ओल्ड एंड वीक, जो दिखाती है हमारे इंडिया के पास्ट को। रिच बट नॉट सफरिंग, यानी हमारा जो इंडिया का पास्ट है वो काफ़ी ज़्यादा रिच और प्रॉस्पेरस था, बट हम लोग सफ़र नहीं कर रहे थे ब्रिटिश रूल के अंडर। और जो सेकंड है फॉर्म है हमारा गॉडेस का, वो दिखाता है वन यंग एंड एनस्लेव्ड, जो सिम्बलाइज करता है हमारे इंडियन टाइम पीरियड को अंडर द ब्रिटिश रूल। एंड थर्ड फॉर्म ऑफ गॉडेस है वन फेयर्स एंड आर्म्ड, यानी कि ये वो टाइम है जो हमारे इंडिया के फ्यूचर को दिखाता है फ्री और इंडिपेंडेंट फॉर्म में। सेकंड हमारा पॉइंट है वंदे मातरम एज अ सिंबल। वंदे मातरम भी एक बहुत ही पावरफुल सिंबल था अपने आप में। जो वंदे मातरम सिंबल है, वंदे मातरम सॉन्ग है, वो सबसे पहले लिखा गया था इसी आनंद मठ नॉवल में, जो एक बहुत ही पावरफुल पैट्रियोटिक रिदम बन गया था आम लोगों के लिए, जिसने नेशनलिज्म को रिलीजियस वर्शिप की फॉर्म दे दी थी। इसी वंदे मातरम की सॉन्ग की वजह से हमारे जो आम कॉमन पीपल है उनमें एक यूनिटी, एक नेशन की फीलिंग जागी थी। थर्ड पॉइंट हम लोग देख लेते हैं द सन्यासी वॉरियर्स, जिन्हें चिल्ड्रन ऑफ द मदर का टाइटल भी मिला था, जो दिखाते हैं कि किस तरीके से जो सन्यासीज हैं वो दुनिया से रहित हैं, पर फिर भी उन्होंने कितना बड़ा सैक्रिफाइस दिया और हमारे नेशन को उसकी आइडेंटिटी वापस दिलाने में, उसे फ्री करने में ब्रिटिश रूल से। फॉरेस्ट एंड बैटलफील्ड्स, जो हमारी कहानी है वो दिखाई गई है, स्टार्ट होती है जंगलों से, फॉरेस्ट से, जो डिपेक्ट करती है फॉरेस्ट को एज अ वॉर्म ऑफ रेवोल्यूशन। जो इसीलिए हमारे जो बैटल फील्ड है वो सैक्रेड स्पेसेस बन जाते हैं, और इसी सब की वजह से जो रेबेलेशन था वो एक वायलेंस और वॉर से हट करके एक होली और सैक्रेड मिशन बन गया था हम लोगों के लिए। सेकेंड पार्ट हम लोग देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन का, विच इज़ फेमाइन, पॉवर्टी एंड कॉलोनियल ऑपरेशन। जो 1770 का बंगाल फेमाइन का टाइम था, उस टाइम पीरियड पे वो इतना ज़्यादा डार्केस्ट टाइम पीरियड था कि स्टार्वेशन और फेमाइन की वजह से 10 मिलियन लोगों की जान गई थी, जो एक सबसे बड़ा आज तक का हिस्टोरिकल बैकड्रॉप है। और इस टाइम पीरियड पे हम लोग देखते हैं कॉलोनियल रूल की ब्रुटैलिटी, कि किस तरीके से उन लोगों ने इस टाइम पे हैवी टैक्सेशन लगाया था हमारे पीजेंट्स के ऊपर। फर्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं स्टारवेशन एंड सोशल कोलैप्स, कि किस तरीके से फेमाइन जो था वो इतने हद तक बढ़ गया था, उसने कितना बुरा हमारे ऊपर, हमारी सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट डाला। The novel describes how people were so hungry that they resorted to eating human flesh, dogs and rats. वो बताता है कि
स्टारवेशन से इतनी बुरी हालत थी कि लोग जो है वो एक ह्यूमन फ्लैश तक खाने के लिए वो तैयार थे। सेकंड पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, टैक्सेशन ड्यूरिंग क्राइसिस। ये इस हैवी स्टारवेशन के टाइम पीरियड पे भी जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था, उन्होंने पीजेंट्स को फोर्स करा टू पे heavy taxes despite they are having no food to eat। और इन्हीं सब की फैक्टर्स से जैसे सन्यासी रेबेलियन का जन्म हुआ, एक रिवोल्ट में बदल गया आगे जाके, और इन्हीं सब फैक्टर्स ने जो है एक चेन बना ली जो आगे जाके नेशनलिज्म का रूप ले लेती है। थर्ड इज राइज ऑफ रेजिस्टेंस। इसमें दिखाया गया है, हमारी जो नॉवल इसमें दिखाया गया है कि सफरिंग जो है हमारी, वो सिर्फ एक पिटी फीलिंग नहीं है, वो जस्टिफाई करती है रेबिलियन के कॉज को। लाइक ये जो सारे फैक्टर्स थे, जो हमारे कैरेक्टर्स हैं महेंद्र और जीवन जैसे यूथ जो था हमारा, उन्होंने इंस्पायर करा टू लीड देयर कंफर्टेबल life and fight for their nation and seek identity against British rule। Fourth is colonial power as evil। colonial power को as a evil form दिखाया गया है because they oppress the innocent ones। and उसको टाइम पीरियड में दिखाया गया कि किस तरीके जो फेमाइन है वो एक नेचुरल कैलेमिटी है, मैन मेड डिज़ास्टर नहीं है, बट फिर भी जो गवर्नमेंट है वो कितना ज़्यादा हेवी टैक्सेस लेती है, लोगों को फोर्स करती है टैक्स पे करने के लिए, चाहे लोग भूख की वजह से जिए या मरे। तो ये दिखाता है मिस गवर्नेंस को और एक्सप्लॉटेशन को। कंक्लूजन देख लेते हैं। आनंदमठ जो है वो सिर्फ एक हिस्टोरिकल नॉवल नहीं है, वो एक सिंबॉलिक विजन है हमारी इंडिया में नेशनल अवेकिंग का। जो हमारी एलेगरी है वो डिस्क्राइब करती है रियल सफरिंग को, इंस्पायर करती है रेजिस्टेंस को एंड रिवोल्ट्स को एक रियल और ब्रॉडर पिक्चर डिपिक्ट करती है हमारे रीडर्स के सामने। ये सारे जो सिंबॉलिज्म के तरीके हैं, एलेगरी है, वो हमारे रीडर्स को अलाउ करती है टू अंडरस्टैंड कि कॉलोनिज्म के टाइम पीरियड पे इस जो हमारा जो ह्यूमन कॉस्ट है, किस तरीके से हम लोगों ने अपनी जान देकर के इसकी कीमत चुकाई थी। और एक बहुत ही बड़ा इमोशनल पॉलिटिकल स्ट्रगल था हमारे नेशन के लिए। सिक्स्थ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, व्हाट आर द 7 एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल अकॉर्डिंग टू E.M. Foster's framework and how do they contribute to understanding and analyzing literary works? How does Foster's concept of these aspects enhance our comprehension and appreciation of novels? तो फर्स्ट पार्ट हमसे कह रहे हैं कि जो आपकी यूनिट 1 से जो नॉवल है विच इज़ एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल जो E.M. फॉस्टर ने लिखी है, उसमें कौन से इम्पॉर्टेंट 7 एस्पेक्ट्स जो हैं वो बताए गए हैं कि एक नॉवल में होने ही चाहिए। जो 7 की एलिमेंट्स हैं जो एक नॉवल को एक सक्सेसफुल और एक आइडियल नॉवल बनाती है रीडर्स के लिए, और किस तरीके से ये जो 7 एस्पेक्ट्स हैं वो हमारे कॉम्प्रिहेंशन को और भी ज़्यादा इन्हेंस करते हैं, हमारी नॉवेल्स को और ज़्यादा इंगेजिंग बनाते हैं हमारे रीडर्स के लिए। और इसका दूसरा ही ऑप्शन में क्वेश्चन है, द नॉवल आज़ादी अंडरलाइंस द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन फॉरगिवनेस एज अ वे फॉरवर्ड। डू यू एग्री? गिव अ रीजंट आंसर। आप लोगों को बताना है कि ये जो आपकी नॉवल है आज़ादी बाय चमन नहल, इसमें फॉरगिवनेस एज अ वे ऑफ फॉरवर्ड बताया गया है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? और अगर सही है तो आपको एक रीज़न आंसर देना है कि किस तरीके से जो हम इंसान हैं वो माफ़ करके ही दूसरों को अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम लोग फटाफट से। जो हमारा लिटरेचर है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल तरीके से रिफ्लेक्ट करता है
क्वेश्चन करता है और ट्रांसफॉर्म करता है हमारी सोसाइटी को। E.M. फॉस्टर की ये जो बुक है एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल, ये हमें एक स्ट्रक्चर मेथड देते हैं हमारी नॉवल के लिए कि किस तरीके से हम अपनी नॉवल को और भी ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड जो हमारी नॉवल है आज़ादी बाय चमन नहल, ये एक फिक्शन है, ये दिखाती है मोरल और इमोशनल ट्रुथ को, ये हमें इम्पोर्टेंस बताती है, इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरगिवनेस स्पेशली इन द टाइम्स ऑफ वायलेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट। ये दिखाती है कि किस तरीके से उस वायलेंस और हेट्रेड के टाइम पीरियड पे भी फॉरगिवनेस ये एक ऐसा रास्ता था जिसकी वजह से लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते थे। आंसर देख लेते हैं। E.M. फॉस्टर की ये जो बुक है एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल 1927 में लिखी गई थी और ये 7 की एलिमेंट्स को बताती है दैट शेप अ गुड नॉवल। इनमें से सबसे पहले है द स्टोरी एक सीक्वेंस स्ट्रक्चर ऑफ इवेंट्स होता है एंड दैट मेक द रीडर्स क्यूरियस व्हाट हैपेंस द नेक्स्ट। स्टोरी यानी हमारी जो नॉवल है उसका स्केलेटन होती है, यानी एक बेसिक ढांचा होती है। बिना किसी अच्छी कहानी के कोई नॉवल सरवाइव नहीं कर सकती है। तो एक अच्छी स्टोरी होना एक बहुत ही ज़रूरी है हमारी नॉवल के अंदर। और ये जो क्वेश्चन है एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल, ये आपकी यूनिट 1 से है। ये हर बार मोस्ट ऑफ द टाइम आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। सेकेंड पॉइंट हम लोग देख लेते हैं विच इज़ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स को फॉस्टर 2 पार्ट में डिस्टिंग्विश करते हैं। फर्स्ट इज़ फ्लैट एंड राउंड कैरेक्टर्स। जो राउंड कैरेक्टर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा रियल लगते हैं एज़ कम्पेयर टू फ्लैट कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करते हैं रीडर्स को इमोशनली बॉन्ड करने में और कनेक्ट करने में रियल इवेंट्स के साथ। जो हमारा थर्ड पॉइंट है विच इज़ प्लॉट। प्लॉट क्या है? प्लॉट हमारी कहानी में इनमें सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या हुआ है व्हाट हैपन्स, बट ऑल्सो वाई एंड हाउ, कैसे ये ट्विस्ट आया और ये ट्विस्ट क्यों आया। ये एक डीपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और हमारी कहानी को एक सिंपल स्टोरी से हट कर के एक अच्छी शेप देता है। फोर्थ इज फैंटेसी। फैंटेसी होना किसी भी नॉवल में बहुत ज़रूरी है। फैंटेसी से अलाउ करती है हमारी जो स्टोरी है वो रियलिज्म से थोड़ी हटकर हो, थोड़ी सी मैजिकल मैथिकल एलिमेंट्स होना हमारी नॉवल में ज़रूरी है। इससे हमारा जो कॉम्प्रिहेंशन है वो और भी ज़्यादा इन्हांस और इंटरेस्टिंग हो जाता है रीडर्स के लिए। फिफ्थ इज़ प्रोफेंसी, यानी कि हमारी जो नॉवल है वो सिर्फ एक आम कहानी नहीं होनी चाहिए जिसे हम रोज़ सुनते हैं, वो एक मोरल और स्पिरिचुअल मैसेज देनी चाहिए हमारे सोसाइटी को। हमारा जो सिक्स्थ पॉइंट है वो बताता है विच इज़ पैटर्न। पैटर्न इज अ सीक्वेंस स्ट्रक्चर और अ डिज़ाइन ऑफ द नॉवल, सर्कुलर और लीनियर एक्सेट्रा। यानी कि हमारी जो नॉवल है हम उसमें स्ट्रक्चर वाइज कहानी चलती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि क्लाइमेक्स को पहले लिख दिया, कोई प्लॉट बाद में आ रहा है, कोई पोर्शन पहले आना चाहिए कहानी का तो वह एंड में आ रहा है। एक प्रॉपर शेप और स्ट्रक्चर होनी चाहिए ये टू मेक अ नॉवल मोर विजुअल एंड एस्थेटिक। सेवन फॉर्म है हमारा रिदम। जिस तरीके से हमारी म्यूज़िक में एक रिदम होती है जो हमारे गाने को और भी ज़्यादा अच्छा बना देती है, उसी तरीके से जो हमारा नॉवल में जो थीम्स हैं वो बार बार आने चाहिए। इमेजेस हैं, जो फेजेस हैं जो इम्पोर्टेंट है वो बार बार आने चाहिए, जिससे हमारी जो नॉवल है वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाए हमारे रीडर्स के लिए। और फॉस्टर कहते हैं टुगेदर दीज एस्पेक्ट्स मेक अ नॉवल अ लिविंग ब्रीदिंग आर्ट
फॉर्म। ये सारे एस्पेक्ट्स और एलिमेंट्स मिलकर के एक कहानी को सिर्फ एक कहानी से बढ़कर के एक लिविंग, एक ब्रीदिंग आर्ट फॉर्म बना देते हैं, यानी इसे रियलिटी में, विजुअलिटी में ला देते हैं रीडर्स के माइंड में। रीडर्स इतने ज़्यादा इसमें खो जाते हैं कि वो इमेजिनेशन और रियलिटी का फ़र्क भूल जाते हैं। सेकेंड पार्ट हम लोग देख लेते हैं हमारे आंसर का, विच इज़ फॉरगिवनेस इन आज़ादी बाय चमन नहल। हमारी जो नॉवल है आज़ादी, इसमें पार्टीशन का टाइम पीरियड दिखाया गया है जो बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटिक और डिस्प्लेसमेंट और वॉयलेंस से भरा हुआ है। बट फिर भी इस नॉवल में एक बहुत ही अच्छा ह्यूमन और मोरल मैसेज दिया जाता है, विच इज़ फॉरगिवनेस। कि किस तरीके से फॉरगिवनेस से ही इंसान जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता है। फर्स्ट इज़ फॉरगिवनेस एज द ओनली वे फॉरवर्ड। आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, विच इज़ फॉरगिवनेस। आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे कैरेक्टर्स हैं उन्होंने पूरी कहानी में टेरेबल सफरिंग को सहा है, डार्कनेस को सहा है, लॉस देखा है। बट फिर भी हमारी जो नॉवल है वो हेट्रेड पे एंड नहीं होती है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे कैरेक्टर है लाला कांशीराम, वो कहते हैं कि मैंने दोनों तरफ वॉयलेंस देखा है, यानी कि पार्टीशन के टाइम पर पाकिस्तान में भी और अब पार्टीशन के बाद जब वो इंडिया आ चुके हैं तो यहाँ पर भी उन्होंने वॉयलेंस को फील किया है। वो अपनी वाइफ से कहते हैं, आई कांट हेट द मुस्लिम्स एनी मोर, वट एवर दे डिड टू अस इन पाकिस्तान वी आर डूइंग इट टू देम हियर। मैं मुस्लिम से नफ़रत नहीं कर सकता क्योंकि जो कुछ भी हमने उनके साथ वहाँ करा है वही वो हमारे साथ यहाँ पर कर रहे हैं। इट इज़ ऑपोजिटली प्रोपोर्शनल। और ये दिखाता है कि वॉयलेंस सिर्फ एक साइड ही नहीं थी। और ये हमारे जो नहल है वो बताते हैं दैट आज़ादी, व्हाट इज़ ट्रू आज़ादी दी एंड फ्रीडम। उनके लिए एक ट्रू आज़ादी, एक सच्ची स्वतंत्रता क्या है। इट इज़ नॉट जस्ट पॉलिटिकल बट मोरल फ्रीडम फ्रॉम हेट्रेड। जो हमारी ट्रू आज़ादी है, ट्रू फ्रीडम है, उसका मतलब सिर्फ ये नहीं है इंडिपेंडेंस होना पॉलिटिकल और मोरल पर्सपेक्टिव से। इट इज़ फ्रीडम फ्रॉम हेट्रेड। सेकेंड पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, ह्यूमैनिटी एडमिस्ट हॉरर। यानी कि हम लोग देख सकते हैं कि जो इतना ज़्यादा डरावना हॉरर और डार्कनेस का टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड पे भी कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी और इमोशंस ज़िंदा थे लोगों के अंदर। कैरेक्टर्स लाइक बरकत अली और हाकिम अली जो कहीं ना कहीं हमें दिखाते हैं कहानी में, काइंडनेस का लेसन दिखाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं हिंदू वुमेन्स को, जो दिखाता है कि कहीं ना कहीं उस टाइम पीरियड पे भी, इतने वॉयलेंस के डार्क टाइम पीरियड पे भी होप और ह्यूमैनिटी ज़िंदा थी। थर्ड इज़ ऑटोबायोग्राफिकल ऑनेस्टी। नहल जो है उस टाइम पीरियड पे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को दिखाते हैं पार्टीशन कि किस तरीके से उन्होंने पार्टीशन के टाइम पीरियड पे जो जो चीज़ें फील की, उसे वो फिक्शन के साथ ब्लेंड करके जो हमारी बुक है आज़ादी उसे लिखते हैं। डैट्स वाई आज़ादी ये जो नॉवल है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और लीडिंग बुक है पार्टीशन ऑफ इंडिया के टाइम पीरियड की। इस कहानी में जो हमारा कैरेक्टर है अर्जुन, वो एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाता है जहाँ पे दिखाया जाता है फॉरगिवनेस बिकम्स नेसेसरी फॉर हीलिंग। यानी आगे बढ़ने के लिए ज़िंदगी में फॉरगिवनेस ही एक तरीका है। हीलिंग का एक लौता एक तरीका है फॉरगिवनेस, यानी rather देन रिवेंज। रिवेंज लेने से आप कभी भी हील नहीं कर सकते अपने आप को। हील होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपको फॉरगिव करना ही पड़ेगा लोगों को, अपने पास्ट को। कंक्लूजन देख लेते हैं। ई.एम. फॉस्टर का ये जो फ्रेमवर्क है
वो हमें बताता है कि किस तरीके से जो हमारे एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवल है वो एक अच्छी नॉवल को, एक आइडियल नॉवल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। फ्रॉम प्लॉट टू प्रोफेंसी, कैरेक्टर्स टू रिदम दम, और हमारे नॉवल को एक रियलिस्टिक विजन प्रोवाइड करते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड जो हमारे राइटर है चमन नेहल, उनकी जो बुक है आज़ादी, वो हमें सिखाती है एक मोरल और इमोशनल मैसेज। व्हाट इज फॉरगिवनेस इज द ओनली वे फॉरवर्ड इन लाइफ, यानी आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, विच इज़ फॉरगिवनेस, जो हमें दिखाता है एक मोरल सॉल्यूशन टू कम्युनल वायलेंस। यानी कि ये नहीं होता कि आप वायलेंस के बदले आप वायलेंस ही हेट्रेड से ही उसका जवाब दें, बट आप उसका जवाब दे सकते हैं विद द पीस एंड विद द फॉरगिवनेस। जो कहावत है कि आँख के बदले आँख मांगोगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी, वही पर्सपेक्टिव यहाँ पे दिखाया गया है। 7th क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ द सॉन्ग वंदे मातरम इन आनंद मठ। जो आपकी नॉवल है आनंद मठ, उसमें वंदे मातरम जो सॉन्ग है उसका सिग्निफिकेंस आप लोगों को बताना है। इसके ऑप्शन में दूसरा क्वेश्चन है, कमेंट अपॉन द इम्पैक्ट ऑफ द सॉन्ग वंदे मातरम ऑन द नेशनलिस्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया। आपको बताना है, आपको कमेंट करना है कि जो वंदे मातरम सॉन्ग है उसका नेशनलिस्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। आंसर के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पहले। बंकिम चंद्र चटर्जी की ये जो नॉवल है आनंद मठ, वो एक लैंडमार्क है, एक पॉलिटिकल नॉवल से बढ़ कर के। वो डिस्क्राइब करता है कि किस तरीके से हमारा जो इंडियन लिटरेचर है वो कंबाइंड फॉर्म है एक हिस्टोरिकल इवेंट्स का, एक फिक्शन का, जिसने हमारी नेशनलिज्म की जो आइडियोलॉजी है इसको उजागर किया था, इसको इमर्ज किया था। और जो हमारा सॉन्ग है वंदे मातरम, वो किस तरीके से एक सेंट्रल रोल प्ले करता है, एक सिंबॉलिक रोल प्ले करता है हमारे इंडिया के फ्रीडम में, उसकी इंडिपेंडेंस में, हमारे लोकल्स की स्ट्रगल को डिस्क्राइब करने में, इन्फॉर्म अ नेशन अंडर वन रूफ। अब हम लोग आगे देख लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ वंदे मातरम इन द नॉवल में वंदे मातरम की क्या सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस डिस्क्राइब की गई है। फर्स्ट इज नेशन एज मदर, नेशन को एज अ मदर, द नर्चरिंग फॉर्म और एज अ डिवाइन मदर गॉडेस दिखाया गया है। लाइक हिंदू डेटीज दुर्गा एंड काली, जो दिखाता है कि हमारी जो नर्चरिंग मदर लैंड है वो एक डिवाइन फॉर्म है, पावरफुल फिगर है, जो आज अपील कर रही है अपने बच्चों से, अपने चिल्ड्रन से, टू हेल्प एंड प्रोटेक्ट हर फ्रॉम द कॉलोनियल सप्रेशन। और इसी वजह से जैसे जो नेशनलिज्म था वो एक सैक्रेड ड्यूटी बन गया, एक रिलीजियस डिवोशन बन गया। सेकेंड पॉइंट इज कॉन्ट्रास्ट ऑफ पास्ट ग्लोरी एंड प्रेजेंट मिसरी। अगर हम लोग नॉवल देखें तो उसमें हमें दिखाया गया है कि किस तरीके से हमारा जो इंडिया था वो कितना ज़्यादा प्रॉस्पेरस और रिच था आफ्टर द कॉलोनियल रूल। और अगर हम लोग प्रेजेंट टाइम को देखें, यानी इंडिया को आज अंडर द कॉलोनियल टाइम पीरियड के अंदर देखें, तो हमें देखने को मिलेगा कि इंडिया की हालत कितनी ज़्यादा बुरी है, ड्यू टू एक्सप्लोटेशन एंड फेमाइन। और ये सारे जो की फैक्टर्स हैं ये हमारे जो रेबिलियंस थे उन्हें इंस्पायर करता है टू जॉइन द रिवॉल्ट। और जो हमारे कैरेक्टर्स है लाइक महेंद्र एंड कल्याणी, उन्हें इंस्पायर करता है टू डेडिकेट देयर लाइफ टूवर्ड्स द नेशन। थर्ड पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, सिंबल ऑफ शक्ति एंड आर्म रेजिस्टेंस। हमें दिखाया गया है कि
हमारे जो मदर लैंड है उसे एज अ मदर द फिगर मदर गॉडेस की तरह दिखाया गया है, एक फॉर्म ऑफ शक्ति की तरह दिखाया गया है, विच इज़ डिवाइन एनर्जी, डिवाइन फेमाइन एनर्जी। जी, जो पिक्चर आप लोगों ने देखी होगी, आपके बुक में भी दी गई है, उस पिक्चर में दिखाया गया है कि किस तरीके से जो गॉडेस हैं वो आर्म्स के साथ यानी हथियारों के साथ खड़ी है विद 10 वेपन्स एंड शी इज़ रेडी टू डिस्ट्रॉय द इविल। फोर्थ पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, फ्यूजन ऑफ रिलीजन एंड नेशनलिज्म। किस तरीके से जो हमारा वंदे मातरम जो सॉन्ग है उसने ब्लेंड करा रिलीजन को पॉलिटिक्स के साथ, यानी कि लोगों को जो एक साथ जोड़ा रिलीजन के कंसेप्ट से। मदर गॉडेस का जो कंसेप्ट था वो एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव था नेशन को एक यूनिटी में बांधने का, जिससे नेशनलिज्म जो था वो एक रिलीजियस सैक्रिफाइस ड्यूटी बन गया। सेकेंड पार्ट हम लोग देख लेते हैं हमारे आंसर का, विच इज़ इम्पैक्ट ऑफ वंदे मातरम ऑन द नेशनलिस्ट मूवमेंट। सॉरी, कि जो हमारी नेशनलिस्ट मूवमेंट थी उसके ऊपर वंदे मातरम सॉन्ग का क्या असर पड़ा। फर्स्ट इज इंस्पिरेशन फॉर फ्रीडम फाइटर्स। वो इंस्पिरेशन बन गई हमारे फ्रीडम फाइटर्स के लिए, जिसने आगे जाकर के स्वदेशी मूवमेंट को 1905 के स्वदेशी मूवमेंट को और नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट को इंस्पायर करा और सिंबलाइज करा हमारे नेशन को एज अ यूनिटी में। सेकेंड इज अडॉप्टेड एज नेशनल सॉन्ग। हमारा ये जो सॉन्ग था वंदे मातरम, पहली बार वो आनंद मठ में लिखा गया था, बट वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया कि आज वो एक ऑफिशियल सॉन्ग है हमारे इंडिया का और हमारे इंडिया का नेशनल सॉन्ग बन गया है, जिसे आज भी हम लोग याद रखते हैं और गाते हैं। और इनफैक्ट इसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा थी उस टाइम लोगों के मन में कि लोग जो हैं दे कैरी कॉपीज ऑफ भगवद गीता एंड शाउट वंदे मातरम, कि लोग जो है वंदे मातरम का नारा लगाते थे इवन व्हेन फेसिंग द बुलेट्स, डेथ को और इम्प्रिजनमेंट को फेस करते हुए भी। कल्चर एंड पॉलिटिकल आइडेंटिटी। जो हमारा सॉन्ग है वंदे मातरम वो कल्चर और पॉलिटिकल आइडेंटिटी भी बन गया। किस तरीके से जो हमारे डिफरेंट रिलीजन्स थे हमारे इंडिया में, कितने डिफरेंट रीजन्स थे, कितने अलग अलग भाषाएं हमारे लोगों में बोली जाती थी, पर सब में एक इमोशनल लैंग्वेज एक ही थी, विच इज़ टू फॉर्म अ वन नेशन, जिसने हर कास्ट में, हर रिलीजन में एक ही मैसेज दिया, टू फाइट फॉर इंडिपेंडेंस। फोर्थ इज कंट्रोवर्सी एंड लेगेसी। ये जो हमारा सॉन्ग था वंदे मातरम, इसने इंस्पायर करा यूनिटी को, एक नेशन को एक रूफ के अंदर लाने में। हम लोग आंसर देख लेते हैं हमारा। ये जो हमारा सॉन्ग है वंदे मातरम, ये एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लिटरेरी एलिमेंट है हमारी नॉवल का, आनंद मठ का। ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल सिंबल नहीं है, बल्कि हम एक टाइमलेस जर्नी है जो दिखाता है हमारे इंडियन फ्रीडम को, उसकी स्ट्रगल को, उसकी सफरिंग को। जो वंदे मातरम सॉन्ग है वो दिखाता है कि किस तरीके से ये जो सैक्रिफाइस है वो एक टाइमलेस जर्नी है नहीं है, एंड इट इज़ द बॉन्ड बिटवीन पैट्रियटिज्म एंड पोएट्री। किस तरीके से एक किताब से निकल कर के एक पोएट्री ने एक पैट्रियटिज्म की फीलिंग को, नेशनलिज्म की फीलिंग को जन्म दिया, एक लिटरेचर से लिबरेशन की जर्नी को डिस्क्राइब करता है। आगे हम लोग देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8, विच इज़ डिस्कस आज़ादी एज अ ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल। आप लोगों को डिस्कस करना है कि जो आज़ादी आपकी नॉवल है बाय चमन नहल वो एक ऑटोबायोग्राफिकल
नॉवल है। और इसके ऑप्शन में ही दूसरा क्वेश्चन है विच इज़ एलेबरेट ऑन हाउ आज़ादी क्रिटिक्स द डिवीजन पॉलिटिक्स ऑफ द पॉलिटिशियंस। ये किस तरीके से जो आज़ादी है वो एक क्रिटिकल कमेंट बताती है कि किस तरीके से जो हमारे देश की पॉलिटिक्स थी, पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने डिवीज़न को फॉर्म किया था, यानी कि पार्टीशन ऑफ इंडिया का कंसेप्ट लेकर के आए थे। अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। जो हमारी नॉवल है आज़ादी बाय चमन नहल, वो एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट और पावरफुल नॉवल है जो डिस्क्राइब करती है पार्टीशन के टाइम पीरियड को। ये नॉवल इतनी ज़्यादा पावरफुल और रियलिस्टिक क्यों है, क्योंकि ये कंबाइन करती है पर्सनल पेन को और डिस्प्लेसमेंट को एक पॉलिटिकल क्रिटिक के साथ। यानी कि इसमें जो नहल खुद अपने आप में एक पार्टीशन के सर्वाइवर रहे हैं, जिन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को, लॉस को उस पेन को नॉवल में फिक्शन के साथ मिलाकर के लोगों के सामने प्रेजेंट किया है, जो अलाउ करता है रीडर्स को टू बिल्ड देयर इमोशंस मोर डीपली। हम लोग आगे देख लेते हैं आज़ादी एज अ ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल। आज़ादी किस तरीके से एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है। फर्स्ट पॉइंट, नहल पर्सनल ट्रॉमा रिफ्लेक्टेड इन फिक्शन। नहल खुद एक सर्वाइवर रहे हैं पार्टीशन के, इसलिए उनका पर्सनल ट्रॉमा और ट्रेजिक लाइफ सफरिंग जो है वो रिफ्लेक्ट करती है थ्रू आउट द स्टोरी। जो हमारे चमन नहल हैं, जो हमारे राइटर हैं, वो सियालकोट में बॉर्न हुए थे, विच इज़ करेंटली नाउ लोकेटेड इन पाकिस्तान। और उन्हें पार्टीशन के टाइम पे माइग्रेट करना पड़ा सियालकोट से, और जो दिखाता है कि उन्होंने अपनी सिस्टर को लॉस करा। ही लॉस्ट हिज सिस्टर इन पार्टीशन वायलेंस। इस तरीके से पार्टीशन के वायलेंस में उन्होंने अपनी सिस्टर को खो दिया था, जस्ट एज द कैरेक्टर ऑफ मधु, जो लाला काशीराम की डॉटर थी। सेकेंड पॉइंट इज कैरेक्टर्स एज एक्सटेंशंस ऑफ द ऑथर। कैरेक्टर्स को ऑथर की तरह ही दिखाया गया है कि किस तरीके से ऑथर जो है कैरेक्टर्स को यूज़ करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस को डिस्क्राइब करने के लिए। अरुण जो एक हमारा दूसरा कैरेक्टर्स है, जो एक प्रोटोगोनिस्ट था, वो एक यंग कॉलेज स्टूडेंट्स था, और वहीं पे जो डिस्क्राइब करता है हमारे नहल को उनके यूथ के टाइम पे, उनके यंग एज के टाइम पे। जो हमारे लाला काशीराम थे, किस तरीके से वो कंफ्यूजन में थे, फियर में थे, वो किस तरीके से दुख में थे अपने लैंड को छोड़ने के लिए, क्योंकि उन्हें भी पाकिस्तान से इंडिया आना था। और ये डिस्क्राइब करता है हमारे नहल के लव को फॉर हिज होम। आप इमेजिन करिए कि किस तरीके से जिस पीस ऑफ लैंड पे वो बॉर्न हुए हैं, वो पैदा हुए हैं, उनकी अपब्रिंगिंग हुई है, उनका इतना लंबा टाइम पीरियड बीता है सियालकोट में, तो किस तरीके से वो ट्रॉमेटिक होगा उसे एक ही दिन में छोड़ के जाना। थर्ड पॉइंट हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं अ डीप लव फॉर सियालकोट। Nehru once said, I wrote Azadi as a rhythm to one's land of birth. ये जो नॉवल है आज़ादी, उसमें नहल डीपली डिस्क्राइब करते हैं उनके लव को थ्रू को अपनी होमलैंड के प्रति, कि किस तरीके से ये जो नॉवल है वो सिर्फ एक रियलिस्टिक नॉवल नहीं है, वो एक इमोशनल ट्रिब्यूट है उनके होमलैंड के लिए। फोर्थ पॉइंट इज फ्रॉम प्राइवेट ग्रीफ टू पब्लिक कॉन्सिक्वेंसेज। किस तरीके से जो नहल है उन्होंने अपने प्राइवेट पेन को, यानी अपनी पर्सनल लाइफ को, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को पब्लिक लिटरेचर में कन्वर्ट करा,
जो एलिवेट करता है हमारे रीडर्स की थिंकिंग को, उनकी क्रिएटिविटी को, जो अलाउ करता है हमारे रीडर्स को कनेक्ट करने में कि किस तरीके से पार्टीशन के टाइम पे मिलियंस लोगों ने सफ़र करा था। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज क्रिटिक ऑफ डिवीजन पॉलिटिक्स इन आज़ादी, कि किस तरीके से जो हमारी नॉवल है आज़ादी, उसमें पार्टीशन को, डिवीजन को एक पॉलिटिकल एजेंडे की तरह दिखाया गया है, क्रिटिसाइज किया गया है। फर्स्ट पॉइंट अगर हम लोग डिस्कस करें, सो इट इज़ फेलियर ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप। डिवीजन जो था एक बहुत ही बड़ा फेलियर था एक पॉलिटिकल लीडरशिप का। नेहल जो है वो सबको शार्पली क्रिटिसाइज़ करते हैं, हमारे जो इतने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उस टाइम पर, लाइक नेहरू, जिन्ना, कृपलानी और गांधी जी, कि वो सब फेल हो गए हैं टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज़। कि किस तरीके से जो पार्टीशन है वो एक नास्टी डिसीजन था, वो एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं था। वो किस तरह बिना प्लानिंग के किया गया कि बस एक नक्शे पर एक लाइन खींच दी गई और बोल दिया गया कि रिलीजन के बेस पर हिंदूज़ इस साइड रहेंगे और मुस्लिम्स उस साइड रहेंगे। सेकेंड पॉइंट इज मैनिपुलेशन ऑफ मास। और ये जो रिलीजन के बेस पे जो पार्टीशन हुआ था, हम लोग देख सकते हैं किस तरीके से उसने मास ऑफ पीपल को मैनिपुलेट किया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें, जो हमारा कैरेक्टर है अब्दुल घानी का, वो हम देखते हैं बहुत ही अच्छे हमारे नेबर थे लाला काशीराम के बट ड्यू टू द पार्टीशन जो ये रिलीजन का पर्सपेक्टिव निकल के आया, इसकी वजह से वो लाला काशीराम के काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट हो गए, जो दिखाता है एक कम्युनल प्रोपेगेंडा को कि किस तरीके से जो आम लोग थे हमारे, वो पॉलिटिकल और रिलीजन लीडर के प्यादे बनकर के रह गए। थर्ड पॉइंट इज एक्सपोजिंग टू नेशन थ्योरी। वो काफ़ी हार्शली क्रिटिसाइज करते हैं रिजेक्ट करती हैं टू नेशन थ्योरी को। वो कहते हैं कि पाकिस्तान बनाना एक फेलियर है माइनॉरिटीज़ के लिए। पाकिस्तान बना करके हमारी जो प्रॉब्लम है कम्युनल इश्यूज़ की, वो सॉल्व नहीं हुई है, इवन वो और भी ज़्यादा वर्स हो गई है। फोर्थ पॉइंट है द वॉइस ऑफ द कॉमन मैन। अगर हम लोग देखें तो लाला काशीराम के कैरेक्टर से हमें काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई गई हैं नॉवल में, जो एलाइट करता है कॉमन पीपल के क्वेश्चंस को, पॉलिटिकल नेचर को, कि किस तरीके से उन्होंने अपने पॉलिटिकल लीडर्स पे विश्वास किया और उन्होंने उनके साथ ही इतना बड़ा बेट्रेयल किया कि उन्हें अलग कर दिया जस्ट बेस ऑफ द रिलीजन। फिफ्थ पॉइंट इज ब्लंट पोर्ट्रेल ऑफ वायलेंस। हमारी जो नॉवल है उसमें काफ़ी सारे ग्राफिक रिकॉर्ड और सिंबल्स भी दिखाए गए हैं पार्टीशन के वायलेंस के, लाइक मर्डर, मल्टीलेटेड बॉडीज, बर्न टाउन्स, शैटर्ड फैमिलीज, जो दिखाते हैं कि किस तरीके से एक पॉलिटिकल डिसीजन का एक आउटकम था, जो दिखाते हैं रियल ह्यूमन सफरिंग के बारे में। एंड में हम लोग कंक्लूजन देख लेते हैं। चमन नेहल की जो आज़ादी है वो पर्सनल मैसेज तो देती है, वो डीपली पर्सनल लाइफ पे बेस है और शार्पली पॉलिटिकल क्रिटिसाइज भी करती है, क्योंकि नेहल ने इसमें अपने इमोशंस और एक्सपीरियंसेस को डिस्क्राइब करा है, इसलिए ये रीडर्स को अलाउ करती है कि वो उससे और भी ज़्यादा इंगेज हो और ज़्यादा डीपली कनेक्ट कर सके कि किस हद तक पार्टीशन ने लोगों की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और ये सब हुआ एक पॉलिटिकल फेलियर की वजह से। नाइन्थ क्वेश्चन हम लोग आगे अपना देख लेते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आप लोगों से
गिव अवे के कुछ क्वेश्चंस पूछ लेना चाहती हूँ। हमारे गिव अवे का फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, व्हाट इज़ द राउंड कैरेक्टर। आप लोगों को इस क्वेश्चन का जवाब देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। और एज आई डिस्कस दिस अर्लियर कि जो भी 3 स्टूडेंट्स सबसे पहले और सबसे करेक्ट आंसर देंगे हमारे क्वेश्चन के, वो लकी विनर्स बनेंगे, 3 लकी विनर्स हमारे फ्री नोट्स के। तो गिव अवे का आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज राउंड कैरेक्टर्स। कि राउंड कैरेक्टर्स कौन होते हैं, राउंड कैरेक्टर्स क्या होते हैं, इसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देखना है। और गिव अवे का सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सिंबल इन आनंद मठ। जो आप लोगों की नॉवल विल है आनंद मठ, उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग सिंबल क्या है। ये आप लोगों को मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए देख लेते हैं आगे वीडियो में हमारा क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द रोल ऑफ लिटरेरी एजेंट्स इन पब्लिशिंग अ फिक्शन, डिस्कस देयर इंपॉर्टेंस इन टुडेज डिजिटल वर्ल्ड। कि एक नॉवल को पब्लिश करने में, एक फिक्शन को पब्लिश करने में लिटरेरी एजेंट्स का क्या इम्पोर्टेंट रोल होता है, ये आप लोगों को बताना है। और इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो आज की डिजिटल वर्ल्ड में कितनी है, ये आप लोगों को डिस्क्राइब करना है। लिटरेरी एजेंट्स आप लोगों को पता होगा कि जब कोई एक राइटर या ऑथर अपनी बुक लिखता है तो वो किस तरीके से उसे पब्लिश करता है लोगों के सामने। तो लिटरेरी एजेंट्स जो होते हैं वो एज अ थर्ड पार्टी काम करते हैं बिटवीन द ऑथर एंड पब्लिकेशंस। और इनकी जो रोल है, इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो आज के डिजिटल वर्ल्ड में कितनी है, ये आप लोगों को डिस्क्राइब करनी है। और इसके ऑप्शन में ही दूसरा क्वेश्चन है, डज रीडिंग ऑफ फिक्शन हेल्प टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी। कि रीडिंग ऑफ फिक्शन जो है, क्या वो एक स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी बिल्डअप करने में हम लोगों को हेल्प करता है या नहीं, वो आप लोगों को डिस्क्राइब। आंसर देख लेते हैं। हमारा जो आज का वर्ल्ड है उसमें लिटरेचर जो है वो क्रिएशन और कम्युनिकेशन जैसे दोनों ही वाइटल रोल्स प्ले करता है। और ऐसे ही टाइम में जो हमारे लिटरेरी एजेंट्स हैं वो हेल्प करते हैं हमारे ऑथर्स को उनकी कहानी को रीडर्स तक पहुंचाने के लिए। और हम लोग ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग देखें, फिक्शन सिर्फ एक अच्छी कहानी नहीं है जिसे हम लोग इन्जॉय करते हैं। फिक्शन डेवलप करता है हमारी लैंग्वेज को, एम्पैथी को, हमारी इमेजिनेशन को, हमारी क्रिएटिविटी लेवल को। फिक्शन को रीड करने से हम लोग इमोशंस को अच्छे से समझ सकते हैं, हमारी वोकैबुलरी इम्प्रूव होती है, हम लोग कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स वर्ड्स को अपनी राइटिंग और स्पीच में यूज़ कर सकते हैं, जो हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी ओवरऑल काफ़ी हेल्प करता है। नेक्स्ट हम लोग आगे देख लेते हैं, रोल एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ लिटरेरी एजेंट्स इन पब्लिशिंग फिक्शन। आज के टाइम में जो रोल है लिटरेरी एजेंट्स का वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लिटरेरी एजेंट्स एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन ऑथर्स एंड पब्लिशर्स। जो हमारे लिटरेरी एजेंट्स हैं वो एक ब्रिज की तरह काम करते हैं हमारे ऑथर्स और पब्लिकेशर्स के बीच में, जिससे हमारे ऑथर्स जो हैं अपनी बुक्स को रीडर्स तक पहुंचा सकें। वो अंडरस्टैंड करते हैं आज के ग्लोबल मार्केट को, वो जानते हैं कि जो पब्लिशर्स हैं उनको क्या चाहिए, उनको पता है कि रीडर्स को क्या चाहिए और उन्हें क्या सर्व करना है। फर्स्ट पॉइंट इज गाइडेंस एंड रिप्रेजेंटेशन। आज के जो क्राउडेड मार्केट है, लिटरली क्राउडेड मार्केट है, एक साल में 1000 से लाखों किताबें लिखी जाती हैं, बट
मोस्टली टाइम कुछ चुनिंदा स्पेसिफिक बुक्स ही होती हैं जो ज़्यादा पॉपुलर होती हैं और लोगों के बीच में अटेंशन गेन कर पाती हैं, और उसमें हेल्प करते हैं हमारे लिटरेरी एजेंट्स टू एंड दे हेल्प authors to polish their manuscript and make it reach wide in their audience. सेकेंड पॉइंट है हमारा कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन. जो हमारे लिटरेरी एजेंट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं कि किस तरीके से जो हमारे ऑथर्स हैं वो एक फेयर और रॉयल्टी टर्म्स के ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट, एक डील को साइन कर सकते हैं पब्लिकेशंस के साथ में, जो उन्हें अलाउ करता है टू प्रिवेंट फ्रॉम चीटिंग. थर्ड पॉइंट हम लोग देख लेते हैं मार्केटिंग एंड डिजिटल प्रेजेंस के बारे में. आज का जो डिजिटल एज है उसमें तो लिटरेरी एजेंट्स की जो इम्पोर्टेंस है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई है. आजकल जो हमारे ऑथर्स हैं वो अपने बुक्स को, अपनी राइटिंग्स को जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक अमेज़ॉन किंडल और सबट्रैक, इन पर पब्लिश कर सकते हैं और इवन सेल्फ पब्लिश भी कर सकते हैं अपनी बुक्स को, जो उन्हें और भी ज़्यादा ईजीली एक्सेसिबल बनाता है हमारे रीडर्स के लिए. फोर्थ इज कल्चरल एक्सचेंज एंड ग्लोबल रीच. हमारे जो लिटरेरी एजेंट्स हैं वो हेल्प करते हैं टू ट्रांसलेट राइट्स एंड डिजिटल एक्सेस. किस तरीके से जो हमारे राइटर्स हैं, हमारे जो ऑथर्स हैं, उन्होंने जो बुक है वो एक लैंग्वेज में लिखी है, बट किस तरीके से उसे ट्रांसलेट करके, उसे इन्हेंस करके और दूसरे कल्चर्स में और दूसरे रीजन्स तक किस तरीके तक से पहुंचाना है, किस तरीके से एक इंटरनेशनल मार्केट में ग्लोबल रीच देनी है. सेकेंड पार्ट हम लोग देख लेते हैं हमारे आंसर का, विच इज़ हाउ फिक्शन रीडिंग बिल्ड्स स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी. फिक्शन पढ़ना सिर्फ एक आम कहानी पढ़ने जैसा नहीं है, इट इज़ वे मोर देन दैट. वो हमें हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड कैरेक्टर्स, इमोशन एंड अंडरस्टैंड और लर्न हिस्टोरिकल सेटिंग्स. वो इम्प्रूव करता है हमारी वोकैबुलरी को, हमारी लैंग्वेज को, राइटिंग स्किल्स को, ओवरऑल हमारी पर्सनालिटी को. फॉर एग्जांपल हम लोग पॉइंट में आगे देख लेते हैं. फर्स्ट इज कॉन्टेक्स्ट बेस्ड लर्निंग. जो फिक्शनल स्टोरीज होती हैं, मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट होते हैं, वो हेल्प करते हैं हमारी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने में. जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स राइटिंग और कॉम्प्लेक्स कॉम्प्रिहेंशन होगा, उतनी ही ज़्यादा हमारी वोकैबुलरी जो है वो इवॉल्व होगी और इन्हांस होगी. सेकेंड पार्ट हम लोग देख लेते हैं एक्सपोजर टू डाइवर्स लैंग्वेजेस स्टाइल. फिक्शन जो है वो कई सारे तरीक़ों से लिखा जाता है, जो हमारे रीडर्स को अलाउ करता है डिफरेंट लैंग्वेजेस को, डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स को, डायलॉग्स को पोएटिक लैंग्वेजेस को लर्न करने के लिए, उन्हें अंडरस्टैंड करने के लिए. थर्ड पॉइंट हम लोग देखते हैं रिटेंशन थ्रू इमोशन. डिफरेंट वर्ड्स को रीड करने से हमारे जो ह्यूमन ब्रेन है वो कैरेक्टर्स के इमोशंस को भी बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता है, और ये डिस्क्राइब करता है कि किस तरीके से वोकैब से एक अच्छे कॉम्प्रिहेंशन को पोर्ट्रे करके जो रीडर्स हैं वो राइटर के थॉट्स को समझ सकते हैं, और राइटर्स जो हैं वो अपने थॉट्स को रीडर तक पहुंचा सकते हैं. फोर्थ पॉइंट अगर हम लोग आगे देखें, विच इज़ एनालिटिकल रीडिंग इम्प्रूव्स यूजेज. हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो जितना ज़्यादा अपने एकेडमिक बुक्स को पढ़ेंगे, वो उतना ही ज़्यादा उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, क्रिटिकल एनालिसिस है, वो ज़्यादा डेवलप होगी. फिफ्थ पॉइंट इज़ फिक्शन एज कल्चरल एंड इमोशनल एजुकेशन. हमारी जो फिक्शन है वो एक कल्चर और इमोशनल एजुकेशन का ब्लेंड और फ्यूजन भी प्रोवाइड करती है. फिक्शन को रीड करने से हम लोगों की सिर्फ वोकैब इम्प्रूव नहीं होती है,
हमारे जो ह्यूमन इमोशंस है वो डेवलप होते हैं, हम लोग सोसाइटल नॉर्म्स को समझ सकते हैं, फिलोसफिकल आइडियाज़ को समझ सकते हैं। वो हमें अलाउ करता है टू गो बियॉन्ड द लिंग्विस्टिक बैरियर एंड अंडरस्टैंड इमोशनल इंटेलिजेंस। हम लोग एंड में कंक्लूजन देख लेते हैं। जो हमारा आज का डिजिटल वर्ल्ड है उसमें लिटरली एजेंट्स की जो इम्पोर्टेंस है वो आज भी कई गुना उससे ज़्यादा बढ़ चुकी है। जो हेल्प करता है हमारे ऑथर्स को अपने पब्लिशर को नेविगेट करने में गुड स्टोरी एंड डिलीवर अ गुड पीस ऑफ वर्क टू देयर रीडर्स। और ऑन द अदर हैंड जो हमारी रीडिंग फिक्शन है वो इम्प्रूव करती है टू बिल्ड आर वोकेबलरी एंड अंडरस्टैंड डिफरेंट कल्चर्स एंड डेवलप डीपर एम्पैथी। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं हमारे इस वीडियो का, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 10, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी ऑफ द टू। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में मोस्टली कॉमनली पूछा जाता है। फर्स्ट पार्ट इज वुमेन एज द वर्स्ट विक्टिम्स ऑफ वायलेंस एंड राइट्स इन द नॉवल आज़ादी। आपकी जो नॉवल है आज़ादी उसमें वुमेन्स को वर्स्ट विक्टिम्स दिखाया गया है वायलेंस में वायलेंस आपको उसे डिस्क्राइब करना है शॉर्ट नोट में। बी पार्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ द सॉन्ग वंदे मातरम इन आनंद मठ की हम लोग पहले भी वीडियो में देख चुके हैं। जो आपकी नॉवल है आनंद मठ उसमें वंदे मातरम सॉन्ग की सिग्निफिकेंस क्या है इस पर आप लोगों को एक शॉर्ट नोट लिखना है। और थर्ड पार्ट है आप लोगों के शॉर्ट नोट का, विच इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द नॉवल आज़ादी। जो आपकी नॉवल है आज़ादी उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू कर लेते हैं हमारे फर्स्ट शॉर्ट नोट के साथ। फर्स्ट शॉर्ट नोट देख लेते हैं हमारा, वुमेन एज द वर्स्ट विक्टिम्स ऑफ वायलेंस एंड राइट्स इन आज़ादी। जो हमारी नॉवल है आज़ादी उसमें वुमेन्स को एज अ वर्स्ट विक्टिम्स दिखाया गया है राइट्स और वायलेंस का। जो हमारी नॉवल आज़ादी बाय चमन नहल वो दिखाती है कि किस तरीके से वुमेन्स ने मोस्टली सफ़र करा था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्टीशन। वो किस तरीके से विक्टिम्स बने थे उस वायलेंस के। वो दिखाते हैं कि किस तरीके से वुमेन्स ने सिर्फ फिजिकली अटैक नहीं हुआ था, उन्हें सोशली और इमोशनली ट्रॉमा भी मिला था। फॉर एग्जाम्पल वुमेन लाइक मधु अरुण's beloved are raped and murdered, जो दिखाता है उस ब्रुटैलिटी को जो थाउजेंड्स ऑफ लोगों के साथ हुई थी ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ राइट्स। देयर बॉडीज आर यूज टू सेटल कम्युनल स्कोर। कम्युनल स्कोर को सेटल करने के लिए ही लोगों की जान ली जाती थी। यानी कि अगर हिंदूज़ ने जो मुस्लिम्स के साथ किया है वैसा ही सेम मुस्लिम्स भी हिंदूज़ के साथ करेंगे। एंड इवन पार्टीशन के टाइम पे कम्युनल हेट्रेड इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि सम ऑफ द फैमिलीज किल देयर ओन डॉटर्स टू इन द नेम ऑफ ऑनर। जो दिखाता है एक पॉलिटिकल डिसीजन को, पॉलिटिकल फेलियर को एंड कम्युनल हेट्रेड को किस तरीके से वुमेन्स को एक वर्स्ट सर्वाइवर्स, एक वर्स्ट विक्टिम्स की तरह बना दिया गया, जिन्हें कभी भी कोई प्रोटेक्शन नहीं मिला, आज तक कोई जस्टिस नहीं मिला। जो डिस्क्राइब करता है, क्रिटिकली कमेंट करता है हमारे पैट्रियार्कल रूल को, एक पॉलिटिकल फेलियर को। बी पार्ट हम लोग देख लेते हैं हमारे शॉर्ट नोट का, विच इज सिग्निफिकेंस ऑफ द सॉन्ग वंदे मातरम इन आनंद मठ। जो हमारी नॉवल थी आनंद मठ उसमें वंदे मातरम सॉन्ग को एक पैट्रियार्किक सॉन्ग से भी ज़्यादा बताया गया है। ये एक सिंबल था नेशनल अवेकिंग का, जिसमें हमारी जो मदर लैंड, हमारा जो नेशन है उसे एज अ मदर इंडिया और डिवाइन गॉडेस के फॉर्म में दिखाया गया है। जो इंस्पायर करता है मैनी फ्रीडम मूवमेंट्स को, लाइक स्वदेशी मूवमेंट एंड मैनी मोर। और आगे जाकर के इसी वंदे मातरम सॉन्ग को नेशनल सॉन्ग के रूप में अडॉप्ट कर लिया था, ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन मिल गया था। जो वंदे मातरम सॉन्ग है वो एक इमेज डिस्क्राइब करता है द फेमाइन एनर्जी, द
गॉडेस की, द गॉडेस शक्ति, हु इज आर्म्ड एंड पावरफुल एंड रेडी टू किल द इविल। थर्ड पार्ट हम लोग देख लेते हैं हमारे शॉर्ट नोट का, विच इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द नॉवल आज़ादी। जो हमारी नॉवल है आज़ादी, उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो हमारी जो नॉवल है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट द बिगिनिंग ऑफ टेंशन, जहाँ पे अनाउंस किया जाता है पार्टीशन के बारे में। सेकेंड पार्ट इज़ द वॉयलेंस ऑफ पार्टीशन, जहाँ पे पार्टीशन के वॉयलेंस के उसके इफ़ेक्ट्स के बारे में दिखाया जाता है। थर्ड वन द आफ्टर मैथ, जहाँ पे राइट्स ख़त्म होने के बाद के सिचुएशंस को दिखाया गया है। ये जो स्ट्रक्चर है वो दिखाता है कि किस तरीके से जो हमारे ऑथर थे चमन नहल, वो खुद एक सर्वाइवर और एक विक्टिम रहे हैं पार्टीशन के, जिन्हें अपने सियालकोट को, अपने होमलैंड को छोड़ करके जाना पड़ा बाकी की और कई लोगों की तरह, जो डिपिक्ट करता है मैसिव वायलेंस को, माइग्रेशन, डिस्प्लेसमेंट को, एंड इमोशनल सोशल स्ट्रगल को, एंड हर्डल टू रीबिल्ड देयर लाइव्स इन इंडिया। और उन्हें कितना ज़्यादा स्ट्रगल का फेस को, टाइम पीरियड को सहना पड़ा। राइट्स तो हम देखते हैं कि जब लाला काशीराम जो है वो यहाँ इंडिया आकर के सेटल हो जाते हैं और उनको भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है। जो सदा है वो स्टिचिंग मशीन से जो है क्लोथ स्टिचिंग का काम जो है वो शुरू करती है। ये सब एक अटेम्प्ट्स हैं टू रिबिल्ड देयर ओन लाइफ, बट किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी रीज़न की वजह से जो पार्टीशन के वुंड्स हैं वो इतने ज़्यादा डीपर हैं, इतने ज़्यादा पेनफुल हैं कि लोग अपनी लाइफ को कभी भी नॉर्मल ट्रैक पर नहीं ला पाए, कभी भी वो एक नॉर्मल ऑर्डिनरी लाइफ नहीं जी पाए। तो ये जो पार्टीशन था वो बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक और ट्रैजिक एक्सपीरियंस था हमारे लोगों के लिए, जिसमें कई सारे इनोसेंट पीपल ने अपनी जान दी, बहुत सारा इनोसेंट ब्लडशेड हुआ और इंडिया को डिवाइड कर दिया गया। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मैं एक बार दोबारा से हमारे जो गिव अवे के क्वेश्चंस हैं उन्हें रिपीट कर देती हूँ। गिव अवे का आज का पहला क्वेश्चन था डिस्क्राइब द राउंड कैरेक्टर्स। आपको बताना है कि राउंड कैरेक्टर्स क्या होते हैं। और हमारे गिव अवे का सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट सिंबल इन आनंद मठ। आनंद मठ जो आपकी नॉवल है उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सिंबल क्या है। और हमारा आज के गिव अवे का थर्ड और लास्ट क्वेश्चन है विच इज़ व्हाट इज़ द ट्रू मीनिंग ऑफ आज़ादी बाय चमन नहल। जो आपकी नॉवल है आज़ादी और जो उसके राइटर हैं चमन नहल, तो चमन नहल का क्या मतलब है ट्रू आज़ादी से। व्हाट इज़ ही मीन बाय एक्चुअल फ्रीडम। ये आप लोग, ये 3 क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में देने हैं और आप लोग बन सकते हैं विनर्स हमारे फ्री नोट्स के। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे रीडिंग इंडियन फिक्शन सब्जेक्ट के टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर जो डायरेक्टली एग्ज़ाम में आ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि तुमने इन्हें अच्छे से ध्यान से समझ लिया होगा और अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर ली होगी। याद रखो हमारे लेक्चर्स फ्री हैं, लेकिन अगर तुम चाहते हो वेल ऑर्गेनाइज नोट्स जो कि एग्ज़ाम के लिए एकदम परफेक्ट हैं, तो बस गिवन नंबर पर मैसेज करो और अपने नोट्स सिक्योर करो। और हर वीडियो में होता है गिव अवे, तो वीडियो में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर दो और 3 लकी विनर्स बन सकते हो फ्री नोट्स के। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना एंड हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए इंपॉर्टेंट लेक्चर्स और गिव अवे के विनर्स के लिए। टिल देन स्टे फोकस्ड, स्टडी स्मार्ट एंड क्रश योर एग्जाम्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।